गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एज प्रॉमिस्ड बाय शिक्षा मैम, आप लोगों के पास जब हमने विजिट किया था पीयू में, सो मेनी ऑफ यू वांटेड द रिवीजन फॉर द सीपीसी। इन केस अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स की ऐसे ही रैपिड रिवीजन चाहिए फॉर योर सेमेस्टर्स एग्जाम, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मैम एंड लेट अस नो कि आपको कौन से और सब्जेक्ट्स की चाहिए। अभी के लिए जो गुड मॉर्निंग बच्चे, जो हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के हिसाब से सीपीसी की रिवीजन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सीपीसी है कैसे कैसे वो डेल्ट विद होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड देन विल गेट टू नो। ठीक है, आई हैव गॉट योर syllabus also. So the syllabus provides, let me see that. They have, I think you have your exam on 15th, right? Okay, चलिए। यहाँ पे सीपीसी की जो रिवीजन करनी है आपने, उस रिवीजन के अंदर सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए है वो बात कर रहा है आपका नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीसी, मीनिंग ऑफ सूट, essentials of a suit, parties to a suit, joinder, non-joinder and misjoinder, representative suits, frame of suits, res judicata, general rules of pleading and amendment of pleadings, plaint, written statement, set off and counter claim। ठीक है, फिर सेक्शन बी में आपकी jurisdictions आ जाती हैं, हमने वो jurisdictions पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन सी में द जजमेंट पार्ट। जजमेंट पार्ट है, डिक्री है, ऑर्डर है, समन्स एंड डिफेंडेंट्स को, समन्स है विटनेसेस को, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस पे आ जाएगा एंड वील डू द इनहेरेंट पावर्स। Then there are section D says that is certain miscellaneous orders, likewise your temporary injunction orders, your receiver and indigent persons, interpleader suits, special suits. So we'll start with the basic introduction of CPC, which is there under your section A. So section A में first thing that they are asking for the meaning, nature and the scope of CPC. See, the meaning of CPC, before that you should know what CPC is called about. It is a Civil Procedure Code 1908 and it says regarding the meaning that this is a civil law that deals with the procedural aspect. ये एक procedural aspect को deal करता है, इसीलिए इसको हम CPC बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर क्या है। नेचर एंड स्कोप में क्या आएगा, ये जितने भी सिविल लिटिगेशन के मैटर्स आएंगे वो सारे यहीं पे डेल्ट विद होंगे। कौन कैसे डील करेगा, हु विल बी द पार्टीज, who can file the suit, what is the subject matter of the suit, everything must be checked under the scope. Significance of CPC is without your civil procedure आपका कोई भी सूट जो है, कोई भी केस रिलेटेड टू योर सिविल लॉज ओरिजिनेट ही नहीं हो सकता या फाइल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट के लिए मुझे सेक्शन 26 को चेक करना पड़ेगा। सेक्शन 26 क्या कहता है आपको सीपीसी का, वो कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट होगा, और सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, आपके फाइलिंग काउंटर पे जाके आपका सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो इसके लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है आपके सीपीसी की कि कोई भी सब्सटेंटिव लॉ सिविल राइट्स, चाहे वो हिंदू लॉ है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके रिगार्डिंग आपका कभी भी ब्रीच हुआ है कोई भी राइट, तो उस ब्रीच ऑफ राइट के रिगार्डिंग या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपका केस कहाँ मेंटेनेबल होगा, वो मेंटेनेबल होगा सीपीसी के अंदर। कैसे मेंटेनेबल होगा, उसके लिए जो हम एग्जामिन करेंगे वो करेंगे सेक्शन 9 को एग्जामिन। ठीक है, उसके लिए हमें मीनिंग ऑफ सूट देखना पड़ेगा। एज सच सीपीसी के अंदर सूट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हम लोग कहते हैं सूट है क्या, सूट एक ऐसा फंडामेंटल बेसिस है
जो आपको ये बताएगा कि जी आपने डालना कहाँ है। सूट की हिंदी होती है वाद, कि आपका सूट जो है, वाद जो है वो डलेगा कहाँ पे, कैसे डलेगा। उसके लिए हमें ऑर्डर 6 को पढ़ना पड़ता है, ऑर्डर 7 को पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारा सूट क्लब टुगेदर होता है। So if they ask you कि whether it has been defined somewhere, no, it has not been defined somewhere. Rather, ये जो सूट है, ये simple meaning में अगर हम बात करें तो ये कहता है that these are the fundamental principles upon which a case has to be filed. So this is the suit. अब आ जाओ essentials of a suit के ऊपर। असेंशियल्स ऑफ अ सूट में बहुत सारे असेंशियल्स हैं आपके, और कई चीजें तो हैं आपकी, आपको भी पता है कि आप सारी चीजें तो कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे, बट बेसिक आइडियाज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी लिखने को आ गया तो आप वो लिख सकते हो। असेंशियल्स ऑफ अ सिविल सूट में बहुत सारे असेंशियल्स हैं आपके। सबसे पहला असेंशियल होता है आपकी पार्टीज। ठीक है, पार्टीज कौन कौन सी होती हैं बच्चे? दो तरीके की पार्टीज हैं। एक जो सूट डालती है उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, एक जिसके अगेंस्ट सूट डलता है उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ए ने सूट डाला बी के अगेंस्ट, ए इज द प्लेंटिफ, बी इज द डिफेंडेंट। तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा पार्टीज हैं या नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि क्या आपका कॉज ऑफ एक्शन, COA इज कॉज ऑफ एक्शन, or in other words it is also known as your locus standi। ठीक है, कि वो locus standi है या नहीं है। तो इन केसेस के अंदर आपको एग्जामिन करना है कि कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन मींस आपके पास एक राइट अवेलेबल था, उस राइट का ब्रीच मैंने कर दिया। अगर मैंने उसका ब्रीच किया है तो फिर आप उसके बेसिस पे मेरे अगेंस्ट सूट डाल सकते हो। तो आपने क्या एग्जामिन करना है, दैट देयर वाज सम राइट व्हिच वाज देयर एंड दैट राइट हैज बीन वायलेटेड बाय समवन एल्स, सम पर्सन। तो वो आपका कॉज ऑफ एक्शन होना जरूरी है। If a person doesn't have a cause of action, a suit is not maintainable because suit का basis ही cause of action है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर स्टैटिक है आपका, दो ही तरीके से आपका सब्जेक्ट मैटर चलता है। एक होता है आपका पर्सनल, एक होता है आपका प्रॉपर्टी। पर्सनल का मतलब आपने कोई सूट डाला है, वो सूट पर्सनल राइट से रिलेटेड है। लाइकवाइज राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, सो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है एक हिंदू वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड, वो आपका पर्सनल राइट है। राइट टू हैव द पार्टीशन इन द प्रॉपर्टी, राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, ये प्रोप्राइटरी राइट्स है। राइट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और एज द लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सब आपके प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। तो सब्जेक्ट मैटर दो तरीके से ही चलते हैं, दोनों में से कोई भी एक राइट या दोनों राइट्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर इसके बियॉन्ड नहीं जाता, ये थर्ड एसेंशियल है। फोर्थ एसेंशियल इसमें आ जाता है आपका टाइटल। टाइटल मींस किस कैपेसिटी में, और आई वुड से लीगल कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में आप जो है ये सूट डाल रहे हो, वो भी आपको चेक करना जरूरी है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप एज एन ऑनर सूट डाल रहे हो, एज अ टेनेंट सूट डाल रहे हो, या आप एज अ लेसी और मॉर्टगेजी सूट डाल रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब आपका टाइटल आ गया, उसके बाद रिलीफ है ना, रिलीफ भी मांगते हो आप। रिलीफ किस चीज के रिगार्डिंग मांग रहे हो? आप कहते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज में, क्योंकि इस पर्सन ने, अभी एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे इस प्रॉपर्टी में से अनलॉफुली डिस्पोजेस कर दिया, मुझे मेरे को वापस पोजेशन दी जाए। व्हेन आई एम क्लेमिंग कि मुझे मेरी पोजेशन वापस दी जाए, तो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो। जो चीज आप कोर्ट से मांगना चाहते हो इस सूट के जरिए, वो आप यहां ले रहे हो। जैसे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, आप मुझसे डैमेजेस मांग रहे हो। डैमेजेस क्या है? रिलीफ आर दी डैमेजेस। नेक्स्ट आपका आता है मैटर इन इशू, दैट इज अनदर, आजो आजो, मैटर इन इशू
मैटर इन इशू जिसके ऊपर हमारा सूट रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, मतलब मेन इशू यही है हमारा जिसपे ये रिवॉल्व अराउंड करेगा। जैसे मैंने अभी बोला कि ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का एंड आई एम सीकिंग damages. So whether there has been a breach of contract by me or not, वो क्या बनेगा आपका मैटर इन इशू बन जाएगा। तो ये आपके असेंशियल्स हैं सिविल सूट के, जिसको आपको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये असेंशियल्स अगर आपने एक्सप्लेन किए तो आपका एक सिविल सूट कंप्लीट इन इटसेल्फ माना जाता है। अगर कोई भी चीज इसमें से मिस हो गई तो कहीं ना कहीं पे कोर्ट आपकी प्लेंट को रिटर्न कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, वो अभी हम चेक करेंगे। अभी इसी के अंदर और कैसे क्या बनता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहां तक कोई डाउट्स हैं किसी को? हाँ जी, एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट और एनी ऑफ द डाउट्स? नो, ठीक। कम टू द पार्ट नाउ जो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक ये एक सपोज प्लेंट ड्राफ्ट होगी, क्योंकि प्लेंट को ही बाद में हम जब इंस्टीट्यूट करेंगे तो वो सूट बन जाएगा, ठीक है। प्लेंट के अंदर सबसे पहली चीज आपकी क्या लगेगी कि आपको देखना है कोर्ट। उसके लिए आप लेमैन हो, सपोज आपको लॉ नहीं पता है तो आप लॉयर के पास जाओगे। लॉयर के पास जाके आप ये बताओगे कि जी ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मुझे तो अपनी प्रॉपर्टी में से पार्टीशन चाहिए, ये प्रॉपर्टी मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पार्टीशन चाहिए, ठीक है। आपने सूट किस चीज का डालना है? पार्टीशन का। किसके अगेंस्ट डालना है? अपने फादर के अगेंस्ट डालना है, हो सकता है और ब्रदर्स भी हो, आपको अपना हिस्सा अलग चाहिए। आप डाल रहे हो सूट तो आप कौन क्या कहलाओगे? प्लेंटिफ की डिफेंडेंट? प्लेंटिफ कहलाओगे। तो आप एक सूट डालोगे, कौन से कोर्ट में वो सूट डलता है? वो कहते हैं निचले कोर्ट में सूट डलता है। हायरार्की आपको पता होनी चाहिए कोर्ट्स की। सबसे निचला कोर्ट होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन का कोर्ट। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास आप जाओगे और यहाँ पे लिखा जाता है इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, ऐसे पूरा कैपिटल में आप ये सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे पार्टी ए प्लेंटिफ, उसका एज रेजिडेंस सब कुछ डैश 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 डाल के, प्लेंटिफ यहाँ नहीं लिखोगे, प्लेंटिफ यहाँ लिखोगे, ठीक है। देन वर्सेस प्रॉपर, यहाँ पे बी, बी एज क्या है, रेजिडेंस कहां पे, सब कुछ करके 3 डॉट डाल के यहाँ लिखोगे डिफेंडेंट। फिर टाइटल, अपना सूट किस चीज के रिगार्डिंग है? द सूट इज फॉर पार्टीशन, द सूट इज फॉर परमानेंट इंजंक्शन, द सूट इज फॉर डिक्लेरेटरी रिलीफ। जो सूट आप मांग रहे हो वो लिखोगे। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्म्स आ जाएंगे, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म। इन पैराग्राफ फॉर्म्स में जो आपका ये कॉज ऑफ एक्शन हमने अभी डिस्कस किया, ये कॉज ऑफ एक्शन 2 पैराग्राफ्स में आएगा। पहले तो फैक्ट्स बताओगे कि ये था, ब्रीफ फैक्ट्स आर एज फॉलोज। फिर आप कॉज ऑफ एक्शन स्टेट करोगे। क्या कॉज ऑफ एक्शन स्टेट करोगे? दैट बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्रॉपर्टी एंड आई एम द जॉइंट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नाउ आई वांट माय सेपरेट शेयर व्हिच हैज बीन डिनाइड बाय बी द डिफेंडेंट। आप ये लिखोगे इसके अंदर। ये सब कुछ लिखने के बाद, ब्रीफ पॉइंट्स फैक्ट्स बनाने के बाद, आपको अब ये पता चल गया कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इस सूट का, पर्सनल की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए। फिर उसकी क्या लीगल कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी में वो मांग रहा है? पहले वो जॉइंट ऑनर है, अब वो ऑनर अपना सेपरेट शेयर का होना चाहता है, इसलिए वो मांग रहा है। तो इसका टाइटल भी समझ में आ गया। रिलीफ क्या मांग रहा है? पार्टीशन। और मैटर इन इशू क्या है? वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम पार्टीशन, क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो लेजिटिमेट बच्चा है, तभी तो पार्टीशन दादा लाई प्रॉपर्टी का लेगा। अगर बच्चे वो लेजिटिमेट नहीं है तो अडॉप्टेड होना चाहिए। अगर वो अडॉप्टेड भी नहीं है तो वो कैसे क्लेम कर सकता? वो नहीं क्लेम कर सकता, कम से कम दादा लाई प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो क्लेम नहीं कर सकता। तो उसको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे जाके एंड में इधर वो वेरिफिकेशन करेगा। किस चीज की वेरिफिकेशन करेगा? वो सिर्फ ये लिखेगा कि जो जो मैंने इन पैराज में लिखा है वो मेरे हिसाब से सही है, करेक्ट टू माय नॉलेज एंड बिलीफ है। और साथ के साथ वो ये भी वेरीफाई करेगा एज पर ऑर्डर 6 रूल 15 कि जी जो मैंने यहाँ पे लॉ के क्वेश्चन लिए हैं, दैट दिस कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन, दैट दिस सूट इज नॉट बार्ड बाय लॉ, ये भी मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि वो तो लेमैन है ना बच्चे, उसको क्या पता, तो ये चीजें वकील बताएगा आपको। तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो इस चीज को भी डिस्क्राइब करेगा।
जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा, इसके साथ आप एक एफिडेविट अटैच करोगे। एफिडेविट किस पर्पस के लिए अटैच हो रहा है? एफिडेविट जब आप अटैच कर रहे हो, 2002 की अमेंडमेंट से आया था, वो कहते हैं कि एफिडेविट इसलिए ताकि आप कभी भी कुछ भी झूठ ना बोलो। अगर आपने झूठ बोला तो हम यहाँ पे आपको लाइबल करेंगे और हम आपको 193 आईपीसी में पनिश करेंगे। वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस आपने क्रिएट किया है। ठीक है, ये बनता है आपका असेंशियल्स ऑफ अ सिविल सूट। सिविल सूट की बात हमने की। जैसे ही आप ये चीजें लिख दोगे, तभी तो आपका सूट सिविल सूट कहलाएगा या सिविल नेचर का सूट कहलाएगा। अगर ये सिविल नेचर का सूट ही नहीं है तो कोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा, कोर्ट उसको कभी भी अलाउ नहीं करेगा सूट डलने के लिए। क्योंकि एक सूट तभी सूट बनेगा जब वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, जब वो सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। और सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपका जो सूट है या तो वो किसी लीगल स्टैट्यूटरी राइट से अराइज होना चाहिए। वो कौन से हैं? जो स्टैट्यूट्स में प्रोवाइडेड है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज, आपके मैरिज लॉज, आपके जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं उनसे ओरिजिनेट होगा। तो अगर वो लॉ वहां से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो आपका लीगल राइट है। तो सबसे पहले यहां पे ए को क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट आई हैव अ लीगल राइट। तो वो लीगल राइट कहां से मिला है उसको? वो लीगल राइट उसको मिला है हिंदू लॉ से, जहां पे वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी का। तो जैसे ही वो ये चीज प्रूव कर देगा, वो ऑटोमेटिकली आपका सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा। और सिविल नेचर का सूट मतलब सेक्शन 9 में उसको एंट्री मिल गई, ऑटोमेटिकली सीपीसी में उसको एंट्री मिल गई। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 गेटवे ऑफ सीपीसी है। सो गेटवे मीन्स कि अगर आपको एंट्री चाहिए, सो इन दैट केस आपको सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट फ्यू थिंग्स। और ये जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप ये समझ सको। आई वॉन्ट दी अदर्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट, नॉट ओनली फ्यू। द न्यू वंस ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग। आई नीड योर ओपिनियंस एज वेल। हाँ जी? नो, you do not want to participate? You people are pursuing law, right? And you do not want to participate. What for? सिया, रूहानी, रुचिका, रू, सिमरनजीत, गुरपिंदर, गुरविंदर, यस, भारत। ठीक है, सो आई विल बी पिन पॉइंटिंग यू ऑल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये अब आपका पहला टॉपिक जो है सेक्शन ए का वो खत्म हुआ। अब आ जाओ पार्टीज टू द सूट के अंदर, जिसमें हम ऑर्डर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ हम आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करेंगे। प्लेंट को अभी मैंने जस्ट समझाया, उसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि प्लेंट का ऑर्डर 7 पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब है। अब उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। उससे पहले आ जाओ ऑर्डर 1, पार्टीज टू द सूट। ठीक है, अब ऑर्डर 1 में पार्टीज, क्या ये फर्स्ट असेंशियल ऑफ अ सिविल सूट था? Parties was the first essential of a civil suit, which means there must be the plaintiff, there must be the defendant. एक plaintiff भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक डिफेंडेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं, है ना? This is what the parties are all about. So can we file a suit when we are the joint owners of the property against someone else? The answer is yes. Suppose A and B are the joint owners of this property. C has dispossessed them. जब C ने डिस्पोजेस किया तो A और B का राइट वायलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका राइट था रहने का, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब इस कॉज ऑफ एक्शन पे A एंड B फाइल्स अ सूट अगेंस्ट C।
ठीक है, अब A and B are the co-plaintiffs. They are the plaintiffs versus single defendant. There may be also a situation wherein C and D they have dispossessed A and B. तो यहाँ पे C and D हो जाएगा बाद में. तो C and D में means co-plaintiffs versus co-defendants. अब किन किन को हम join कर सकते हैं? There are two kinds of parties in the CPC. One is known as a necessary party, another is known as a proper party. जब भी हम नेसेसरी पार्टी की बात करेंगे, वो ऐसी पार्टी है जिसके बिना आपका सूट अकेले डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, और अगर उसमें डिक्री आ भी गई तो एग्जीक्यूशन पॉसिबल. प्रॉपर पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको आप ऐड करो ना भी ऐड करो, उससे एविडेंसेस पे फर्क पड़ सकता है थोड़ा बहुता, बट उसके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन कराओ या ना कराओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेसेसरी पार्टी अगर ज्वाइंड नहीं है तो आपका सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता. क्या नेसेसरी पार्टी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट ट्रायल के दौरान भी ऐड की जा सकती है? यस, की जा सकती है. अब जब वो ट्रायल के दौरान ऐड होगी तब कैसे होगी तब भी देखेंगे, और अभी अभी हमने चेक करना है कि वो नेसेसरी पार्टी है कौन. इसी एग्जांपल को देखो, ए और बी जॉइंट ऑनर्स है प्रॉपर्टी के, अकेले का हिस्सा नहीं है. सी ने डिस्पोजेस किया था. सी जो है वो बी का बहुत अच्छा दोस्त है. अब ए जो है सूट डालना चाहता है क्योंकि सी ने उनका राइट वायलेट किया. बी कहता है कि यार मेरा दोस्त है, मैं कैसे डालूं, डिस्पोजेस्ड वो भी है बट वो अपने भाईचारे में सूट नहीं डालना चाहता. टू अवॉइड इट, ए क्या करता है कि मुझे ये पता है कि बी और मैं दोनों इस घर के हिस्सेदार हैं, तो इसके बिना राइट जो है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, एंड बी इज वेरी हेजिटेंट दैट आई डू नॉट वांट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट सी. In that case, he will be made as or kept in the position of C, and he will be considered to be known as pro forma defendant. Pro forma defendant is actually a plaintiff who is not willing to file a case or a suit against the defendant, and because he is a necessary party, he has to be retained in the suit for the disposal of the suit. He has been kept with the defendant. That is the only criteria of pro forma defendant. So who is a pro forma defendant? Pro forma defendant is in reality is defendant or plaintiff? He is the plaintiff. That plaintiff who is not willing to file a case against the defendant or a suit against the defendant, but because he is a necessary party, he must be joined in the suit as a party. And to retain him as a party, he's been kept in this position, supposingly. So one example of necessary party is joint ownership, right? Proper party is they were not the joint owners, but had B being joined, क्योंकि वो टेनेंट था तो वो अच्छे से बता पाता, शायद उसका राइट वायलेट नहीं हुआ बट फिर भी वो बता सकता था, वो आपका प्रॉपर पार्टी हो सकता. तो प्रॉपर पार्टी को आप ज्वाइन कराओ ना कराओ उससे फर्क जो है वो नहीं पड़ता. प्रॉपर पार्टी को आप ज्वाइन कराओ ना कराओ उससे फर्क नहीं पड़ता. I hope now you do not have any disturbance. Sandeep, Tanisha, Hina. ठीक है. And it's better that you should write in case you have any problem, then you can ask me while typing. चलिए ठीक है जी, आ जाइए आगे. I hope the board is also visible to you clearly. ठीक है, फाइन, थैंक यू. हाँ जी, अब आ जाओ प्रॉपर पार्टी. प्रॉपर पार्टी के ऊपर एक पर्सन जो कि नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है उसको, लेकिन हमने उसको ऐड करके रखा है पार्टी में ताकि उसका अगर एविडेंस आए तो और बेटर हो जाए. अदरवाइज ऑल्सो विदाउट हिज और हर एविडेंस आई एम एबल टू प्रूव माई केस.
But if he or she comes in between, that will lead another percentage or add another percentage in my case. Likewise, I am able to prove 95%, but he'll come, then my case would be 97, 98% more strong. And that is where the proper party is. Joinder of parties. Either a proper party can be joined, necessary party must be joined. Okay? If there is a non-joinder of a necessary party, then the decree needs to be set aside, right? This has been provided under section 99 of the CPC. If there has been a non-joinder of a proper party, that will not have any impact unless it has been proved before the court that his or her evidence was necessary for the case. If there has been misjoinder means that the parties ought not to be joined, but they have been joined wrongly, then the court will order separate trials, right? अब इसकी एग्जाम्पल्स. फोटो ओ यार देना, दूसरा भी दिखाना, हैं? अपना भी दिखाना, ऐसा भी है? इधर 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 रखना पार्टीज में joinder, हैं? है क्या? नॉन joinder, आप कहाँ बैठे हो? मेरा एक दोस्त है वो भी करता है, वो तो जूनियर है, अच्छा, वो भी साला फोटो खींचता and रहता है, misjoinder. कुछ भी खाने फोटो चलेगा. बंद कर लो, सुन रहा हूँ। Joinder अरे कमेंट of पढ़ लेना है, लो. proper चलने party दूंगी, और टाइम चलता है। necessary तुम्हें party. खाना सही बता रही है कि नहीं? मैं नहीं सुनता यार किसी को ऐसे. अरे सुनना चाहिए, सबसे बढ़िया किताब है, वो तो है ही। नहीं बस हुआ. किताब को सुनो, ठीक है, क्योंकि ये लोग लो कोई बाहर ये की लो, थोड़ी है. ये लो। लो लो तुम नाम Ask दिखा the रहा है. बच्चे, please mute it. I am muting it, you are not doing it. I have muted her again. Please, it's a request if you're listening. Mute yourself. She has left, I suppose. चलिए. Joinder proper party, necessary party. Generally इसका joinder must है, इसका joinder must नहीं. ठीक है? It depends upon the facts and circumstances of the case. Non-joinder of proper party or non-joinder of necessary party. If there is a non-joinder of necessary party, section 99 CPC says that the decree can be set aside, varied or reversed. ठीक है जी? If there has been a misjoinder of proper party or of necessary party, then in that case the court can order separate trials or suits. That the court can do. क्यों? Because it may delay, embarrass the trial, कहीं ना कहीं पे prolong कर देगा आपके ट्रायल को, और जो witnesses, जो evidences हैं, उनको भी harass कर देगा. So to avoid all these things, हम इसको separately order कर देंगे. ज्वाइंडर में भी हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. जब तक ज्वाइन नहीं हो रहा हम उस पर स्टे लगा सकते हैं, और इसके अंदर हम ऑर्डर 1, रूल 10, सब रूल 2 की रेड विद ऑर्डर 1, रूल 2 की एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टी एज प्लेंटिफ. ठीक है? तो हम इसको ऐड कराएंगे. किसको ऐड कराएंगे? नेसेसरी पार्टी को तो ज्वाइन कराना है. तो ज्वाइंडर मींस पार्टी ज्वाइन नहीं हुई है उसको ज्वाइन करा लीजिए. तो उसके लिए हम इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन लगाते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 की, और जहां पे नॉन ज्वाइंडर है इसको ज्वाइन कराना है, और जहां नॉन ज्वाइंडर है, क्योंकि नॉन ज्वाइंडर हुआ और आप पार्टी को ज्वाइन नहीं करा पाए, आपने कोई इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो फिर उस केस में इसका क्या होगा? प्रॉपर पार्टी का सूट का कोई इफेक्ट नहीं है. लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी ज्वाइन नहीं थी तो डिक्री सेट असाइड हो जाएगी. एपलेट रिविजनल कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगा. ठीक है? थर्ड, मिस ज्वाइंडर हुआ है, गलत तरीके से ज्वाइन हुआ है, तो यहीं पे आपके ऑर्डर 1 में प्रोवाइडेड है कि आप उसको सेपरेट ट्रायल्स में ऑर्डर कर दोगे. कहां लिखा है? रूल 13 के अंदर ये चीजें मेंशन की गई हैं. ठीक है? सो ऑर्डर 1 का रूल 13 जहां पे सेपरेट ट्रायल्स की बात की गई है. क्लियर हुआ ये भी?
हाँ जी, आपको हुआ? नाम भूल गई मैं। नाम अमन। ठीक है, आई होप अब आस्था ने म्यूट कर रखा है नहीं ना? बस ठीक है। अब ये जॉइंडर ऑफ द पार्टीज की बात कर रहे थे, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। अब आ जाओ रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर, जो कि ऑर्डर 1 में ही है, रूल 8 में है। ऑर्डर 1 के रूल 8 में क्या चीज मेंशन की गई है? वो कहते हैं एक ऐसा पर्सन जिसका कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं ओरिजिनेट हुआ है, उसका राइट वोलेट नहीं हुआ, लेकिन उसका सेम इंटरेस्ट है। तो जैसे ही उसका सेम इंटरेस्ट होगा, चाहे सेम कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, वो दूसरों के बिहाफ पे सूट डाल सकता। लाइकवाइज आई बीइंग योर टीचर, तो मैं आपके बिहाफ पे अगर कोई भी आपका राइट वोलेट हुआ है, मैं सूट डाल सकती हूँ। तो जब मैं आपके बिहाफ पे सूट डालूंगी, तो मैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट डालूंगी, जिसमें मेरे साथ अगर हरसिमरन को ज्वाइन कराया गया है, तो हम दोनों पार्टीज होंगे, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब पर्सन्स कहलाएंगे। ठीक है, जो भी और है, सपोज 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एंड 10-15 आर देयर इन द ऑनलाइन, तो वो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन टोटल 65 स्टूडेंट्स जो हैं, वो पर्सन्स हैं, उसमें से एक को निकाल दिया जाए और मैं पार्टी बन जाएंगे। हमें तुम लोगों को नोटिस भी भेजना पड़ेगा कि जी हमने ऐसे ऐसे सम्मन्स ये रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल दिया है, ऑपोजिट पार्टी को सम्मन्स भी जाएंगे। और ये इसलिए होगा बिकॉज आई हैव अ सेम इंटरेस्ट, आई मे नॉट हैव the right that has been violated, but because of your betterment I am also concerned, so I may file a suit in your on your behalf, and that is where वो representative character मैं ना डालूं, हो सकता है सर डाल दें, हो सकता है कोई और टीचर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डाल दे। तो जब भी किसी और को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट सेम है, कि आज नीचे वाली क्लास में वोलेशन हो रही है, मेरी क्लास में नहीं हुई, कल हो सकता है मेरी क्लास में भी न्यूसेंस करे कोई ना कोई, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव सूट डालते हैं, जो ऑर्डर 1 रूल 8 में आएगा। The only difference in a suit is that you have to specifically mention in the plaint that there is a representative suit under order 1 rule 8, and the party does not have the cause of action but has the same interest, right? Can you compromise with this representative suit? You can, but you have to take consent of all the 65 students, plus you have to show it to the court that it is for our betterment. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप रिप्रेजेंटेटिव सूट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट पे। आई होप आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कि आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ, अब जो आपका 15th को एग्जाम है ना? हम्म हम्म है। हम्म 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 तो अभी आपके पास बुक्स वगैरह का कुछ है कि कैसे मैच नहीं हो रहा? अच्छा, तो आपसे क्या मैच नहीं हो रहा, समझ नहीं आई मुझे बात। हम्म अच्छा, आपका मीडियम पंजाबी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हिंदी अगर मैं बोल रही हूँ तो समझ में आ जाएगा? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आगे। अब आ जाओ आपका फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब इसको भी ध्यान से सुनना। ऑर्डर 2 जो है हमारा, वो सबसे पहला होना चाहिए था वैसे तो रूल 1। वो कहता है कि जब भी एक पार्टी सूट डालेगी ना, वो इतना ज्यादा सब कुछ डाल देगी उसके अंदर ताकि बार बार उसको देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे भानु को सूट डालना है एक, ठीक है, मेरे अगेंस्ट डालना है, तो जो राइट राइज हुआ है, या जो राइट मैंने भानु का वोलेट किया है, उसके बेसिस पे जो जो रिलीफ होगी ना इसके पास, सपोज करो मेरे और इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैंने ब्रीच कर दिया कि मैं नहीं करती भानु कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म,
अब उस केस में भानु सूट में क्या क्या डाल सकता है? चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, चाहे तो डैमेजेस भी मांग सकता है, चाहे तो इंजंक्शन भी मांग सकता है। अब ये कहता है एक ही चीज मांग लेते हैं, बट ऑर्डर 2 क्या कहता है कि भाई जितना सब कुछ मिल रहा है ना वो सब कुछ एक ही बार में फ्रेम कर लो, ड्राफ्ट कर लो। ये चीज ऑर्डर 2 में बताई गई है पहले रूल में। बाकी के जो रूल्स हैं वो क्या हैं कि मैंने तेरा एक राइट वायलेट नहीं किया, तेरे बहुत सारे राइट वायलेट किए। पहले मेरे और तेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने उसको ब्रीच कर दिया, पहला कॉज ऑफ एक्शन। फिर तेरे और मेरे बीच में कोई और राइट अराइज हुआ जिसके अंदर मैंने वो भी ब्रीच कर दिया, तेरा दूसरा कॉज ऑफ एक्शन। मैंने न्यूसेंस कर दिया तेरे अगेंस्ट, नेग्लिजेंस कर दिया। 3 हो गए, 3 डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन, लेकिन सेम ही पर्सन ने किए, सेम ही पर्सन के अगेंस्ट हुए। ये तेरे को नहीं लगता बेटर नहीं है एज अ कोर्ट कि भाई एक ही बार तू आए, एक ही बार तीनों केसेस के एविडेंसेस, विटनेसेस, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, साथ ही चल जाए। तो हम इन 3 अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के लिए क्या इकट्ठा सूट ज्वाइंट कर सकते हैं, एक ही सूट में डाल सकते हैं? द आंसर इज यस। अमन, आप समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कि नहीं? कोई ना, आई ट्राई टू बी मोर इनटू इट। तो ऐसे केसेस के अंदर सपोज 3 केस थे, 3 अलग अलग केस थे। अमन ध्यान से सुनना, 3 अलग अलग केस। कौन कौन से? एक में इसके साथ ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरे में मैंने न्यूसेंस किया, तीसरे में नेग्लिजेंस किया। 3 अलग केस हैं, तीनों के लिए अलग अलग डालेगा सूट मेरे अगेंस्ट, डालेगा ना, मेरे अगेंस्ट डालेगा। अब इन तीनों के लिए क्या, क्योंकि ये एक ही पार्टी सेम है, मैंने ही किया है, तो ये इकट्ठा भी करा सकता है। तो कहते हैं इसको क्लब टुगेदर, इकट्ठा आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इकट्ठा करोगे, ऑर्डर 2 में ये प्रोवाइडेड है, जहां पे अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के लिए आपका इकट्ठा एक सूट चल सकता है। बट जनरल सीपीसी क्या कहती है? नॉर्मल सीपीसी कहती है एक कॉज ऑफ एक्शन का एक सूट, दूसरे कॉज ऑफ एक्शन का दूसरा सूट। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये कहती नहीं आप चाहो तो इकट्ठा कर सकते हो। तो यहां पे हमने किसको ज्वाइन कर दिया? कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया, जो अलग अलग सूट का राइट भानु को देते थे मेरे अगेंस्ट डालने का, लेकिन अब इकट्ठा डल सकते। क्या हम एक ही कॉज ऑफ एक्शन को अलग अलग मांग सकते हैं? अब उसका सुनो कैसे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको ना याद भी कर लेना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो रेमेडी अवेलेबल है ना आपके पास, सबसे पहली है डैमेजेस, सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। दूसरा है एसआरए के हिसाब से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है एसआरए के हिसाब से इंजंक्शन। ये एक ही कॉज ऑफ एक्शन से बनती हैं तीनों, मतलब मेरा एक ही सूट डलेगा। मैंने क्या किया आप सुनना ध्यान से। मैंने एक सूट डाला बी के अगेंस्ट, लेकिन मैंने सूट डाल दिया सिर्फ डैमेजेस का, ठीक है। सूट डिसाइडेड, लेकिन सूट डिसाइड होने से पहले मैंने कोर्ट से परमिशन ली कि जी अगर ये नहीं सस्टेन हो पाया, मेरा नहीं चल पाया, मैं प्रूव नहीं कर पाई, तो मुझे परमिशन दी जाए कि मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाल दूं। कोर्ट ने परमिशन दे दी। जब ये सूट चल रहा था उसी दौरान मुझे लगा मेरे एविडेंसेस स्ट्रांग नहीं है, अब मुझे तो कुछ और करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन डाली ऑर्डर 6 रूल 17 की। वो ऑर्डर 6 रूल 17 की जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन थी वो क्या थी कि जी क्योंकि मैंने कोर्ट से परमिशन ली थी तो अब मैं अपनी ये चीज ऐड करना चाहती हूँ। ये तो एक एस्पेक्ट है, मैंने ऐड ही नहीं किया, मैंने कोर्ट से परमिशन ले रखी है कि जी मैंने अपना कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग बांट दिया, स्प्लिट कर दिया ना, बांट दिया। उसमें से डैमेजेस का पहला सूट परमिशन ले ली कोर्ट से, तो ये दूसरा सूट मैं डाल सकती हूँ। ये मेरा डिसमिस्ड। अब मैं गई दूसरे सूट में, क्योंकि मैंने कोर्ट से परमिशन ली हुई थी, कोर्ट अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोर्ट से परमिशन ना ली होती तो ये कहीं ना कहीं पे मैंने खुद अपनी मर्जी से अपना राइट गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया था। जब मैंने इसको त्यागा, क्योंकि मैंने कोर्ट से नहीं ली थी परमिशन, तो मैं ये दूसरा सूट इसके डिसमिस होने पे नहीं डाल सकती। वहां पे आपका बार लगेगा, वो बार कर देगा। उस बार को बोलते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 का बार, जिसको हम ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बोलते हैं। ये रेस जुडिकाटा नहीं है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है, लेकिन ये ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ
रेस जुडिकाटा है, जो आपकी रिलीफ को बार कर रहा है। सेक्शन 11 किस चीज को बार करता है? सूट को, इश्यूज को। ये किसको बार कर रहा है? रिलीफ को। तो जब रिलीफ को बार करेगा तो क्या लगेगा? ऑर्डर टू, रूल टू। तो यहां पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सपोज करो परमिशन नहीं लिए तो ये बात है, या मैंने सूट डाला था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, अकेला सूट। जब वो सूट डाला, एविडेंस स्ट्रांग नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोर्ट तो नहीं ग्रांट करेगी मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब मैं क्या करूं? डैमेजेस मैंने मांगी नहीं। एसआरए कहता है डैमेजेस तो स्पेसिफिकली क्लेम करनी पड़ेंगे आपको। अब उस केस में मैंने क्या किया? मैंने फिर ऑर्डर 6 रूल 17 की एक एप्लीकेशन अमेंडमेंट की लगा दी। अभी सूट चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ, और उसमें मैंने कोर्ट को बोला कि जी मुझे अलाउ किया जाए कि मेरी डैमेजेस वाली जो रिलीफ है ना, इसे मैं ऐड कर सकूं, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मैंने डैमेजेस वाली रिलीफ को ऐड कराया। ऐड कराने के बाद अगर ये वाला सूट नहीं भी डिसाइड हुआ तो इसके ऊपर मुझे डैमेजेस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही सूट में ये सब कुछ चल रहा है, मैंने दूसरा सूट नहीं डाला, मैंने उसी सूट के चलते दौरान बीच में एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन अलाउ करवाई और फिर आगे चलवाई। आया ये समझ में? श्योर? ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दैट इज वेयर रेस जुडिकाटा लिखा है ना बच्चे आपके सेमेस्टर के सेक्शन में, दैट इज ऑर्डर टू रूल टू। तो वो ऑर्डर टू रूल टू का जो रिलीफ है वो रेस जुडिकाटा, ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है। एनी प्रॉब्लम सो फार? नो? Sia, if you need to ask, you can ask. If you have any problem, if you have any doubt. पंजाब का पीयू वाला, आपका कौन सा है? सेम होना चाहिए, दिखा देना एक बार ना आप मुझे। ऑलमोस्ट सेम ही है, बस वो सेक्शंस ऊपर नीचे डिवाइड कर रखे हैं। आपको ये सारा आना है, यूनिट 1 यूनिट 2? यूनिट 1 वाला तो ऑलमोस्ट आपका इसमें से कवर हो रहा है, यूनिट 2 वाला मैं आपको बाद में बता दूंगी। यूनिट 1 तो सारा ही कवर हो रहा है। हाँ जी, आगे आ जाइए। अब इसके बाद आपका आया जनरल रूल ऑफ प्लीडिंग अमेंडमेंट अनप्लेंट। ठीक है, फिर रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। ये बनाएंगे प्लेंट, ये बनाएंगे रिटन स्टेटमेंट। पहली चीज ऑर्डर 6 दोनों पे लगता है। ठीक है, इस पे और इस पे। ये आपकी प्लेंट है, ये आपकी रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, प्लेंट ऑर्डर 6 और 7 दोनों लगते हैं इसके ऊपर कि प्लेंट बनेगी कैसे, प्लेंट में क्या क्या होगा। यहां पे ऑर्डर 8 लगता है, ये डिफेंडेंट भेजता है, ये प्लेंटिफ बनाता है। ठीक है, इसके अंदर जो रूल्स हैं, जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्ट्स होंगे, एविडेंस नहीं देना इसके अंदर। नंबर होंगे 1 2 3 4 पैराग्राफ फॉर्म में होंगे, पैराग्राफ फॉर्म में देना आपने। अगर सूट मनी डिक्री का है तो लिखोगे सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। सूट रिप्रेजेंटेटिव है तो नीचे लिखोगे कि ये सूट फॉर रिप्रेजेंटेटिव है, टाइटल डालोगे। देन उसके बाद आप उसके अंदर अपने प्रोविजंस बताओगे कि जी ये मेरा राइट है, ये मेरा स्टैंड है, इस पार्टी ने ऐसे किया है मेरे साथ। आप सब कुछ अपनी प्लेंट में डिफाइन करोगे। ये करने के बाद जैसे अभी हमने समझाया था, इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे कि जी ये जो मैंने कुछ भी लिखा है ये ट्रू टू माय नॉलेज एंड बिलीफ है। ये देने के बाद अब हमने इस प्लेंट को जो है कोर्ट में देके आना है। कोर्ट में कोर्ट फीस के साथ प्लेंट की कॉपी जाएगी। कितनी कॉपीज जाएंगी? जितने डिफेंडेंट्स हैं, और डुप्लीकेट में भी जाएगी। डिफेंडेंट्स को क्यों जाएगी? क्योंकि प्लेंट की कॉपी हमें सम्मन्स के साथ सप्लाई करनी है। तो हमने क्या किया, प्लेंट की कॉपी गए देने फाइलिंग काउंटर पे। जब हम फाइलिंग काउंटर पे गए प्लेंट की कॉपी देने, तो कोर्ट क्या एग्जामिन करता है, जो फाइलिंग काउंटर वाले, कि भाई कोर्ट फीस सही है, प्लेंट में टाइपिंग टाइपिंग कोई एरर तो नहीं है, कहीं साइन सुइन रह गए हो, चेक करके वो ले लेंगे और वो आपको जज का नाम, केस नंबर डाल के अगले दिन दे देंगे। फिर सिर्फ अभी तक प्लेंटिफ की बात है, ये तो आई नहीं है।
जैसे ये रूल्स खत्म हो जाएंगे, ऑर्डर 6 और 7 वाले, 7 वाले अभी समझाने हैं मैंने, तो उसमें 6 में तो ये डिटेल्स आ गई। अब इसके बाद उसको कहेंगे कि जी अब आप प्रोसेस फी दो। प्रोसेस फी ऑर्डर 7 में प्रोवाइडेड है कि भाई अगर तेरे को डिफेंडेंट को सम्मन भिजवाने हैं, कॉपी देनी है, तो पैसे जमा कराओ, और पैसे जमा कराओ और उसके बाद आप ये काम करो, तो हम वो पैसे जमा कराएंगे। उससे पहले अगर ये लगता है ऑर्डर 7 में कोर्ट को कि भाई ये तो तुम्हारी बार्ड है, तुम्हारा तो तुम 3 साल के बाद आए हो, 3 साल का टाइम पीरियड था, फिर रिजेक्शन भी हो सकती है ऑर्डर 7 रूल 11 में। अगर नहीं रिजेक्शन हुई है तो फिर वो आगे भी चल सकता है, क्योंकि ऑर्डर 7 के रूल 10, रूल 11 और आपका रूल जो है ये 9 इंपॉर्टेंट है। ये 3 ऑर्डर 7 के रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको अभी हम आगे चेक करेंगे। जैसे ही सम्मन्स भेज दिए गए, सम्मन जिस दिन मिले डिफेंडेंट को, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिटन स्टेटमेंट भेजनी है अपनी डिफेंस। 30 दिन नहीं हो गए तो आगे 60 दिन और मिल जाएंगे उसको, इन टोटल 90 दिन। 90 दिन में ये जनाब जी जो हैं डिफेंडेंट साहब ये भेजेंगे अपनी, आप लिखित में, रिटन में ही भेजेंगे। इसमें अगर इनको ये लगता है कि जी जिस कोर्ट से मेरे को सम्मन आए हैं एक्चुअली उस कोर्ट की तो जुरिसडिक्शन नहीं बनती, वो तो ट्राई नहीं कर सकता। सबसे पहले सर क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन जनरली 2 ही होंगी बच्चे आपकी, कौन कौन सी, दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन एंड दैट दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ। ठीक है, अगर तो यहां पे नहीं पता चला कि ये बार्ड बाय लॉ है तो यहां लिखेगा। अगर यहां पे पता था उसको, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा कि मेरा राइट भानु ने इस दिन वायलेट किया, तो उससे वो कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 3 साल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 3 साल में नहीं आ रहा तो मेरे तो यही बार्ड है, फिर तो रिजेक्शन होगी ऑर्डर 7 में। लेकिन यहां नहीं पता चलने दिया मैंने, मैं बड़ी चालाक, मैंने इसको बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करके भानु का टाइम पीरियड ही आगे कर दिया, पता नहीं चल रहा। भानु ऑब्जेक्शन ले रहा है कि ये हो गई। कोर्ट सबसे पहले ऑर्डर 14 के हिसाब से, ऑर्डर 10 के हिसाब से इनके ऊपर इशू बनाएगा। इशू क्या बनाएगा, 2 इशू, वेदर दिस कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन और नॉट, वेदर दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ और नॉट। 2 इश्यूज बन गए। कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा, किस किस की, प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की। सुनवाई करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ जी वाक्य में बार्ड है, प्लेंटिफ ने जानबूझ के ये खेल खेला, सूट डिसमिस कर देगा, सूट को डिसमिस ऑर्डर 9 में। ठीक है, अगर वो लगता है कि वाक्य में जुरिसडिक्शन नहीं है तो कोर्ट प्लेंट को प्लेंटिफ की रिटर्न करेगा। वो कहां करेगा, ऑर्डर 7 रूल 10 में। ठीक है, 10 में रिटर्न करेगा। तो जब वो रिटर्न करेगा प्लेंट को, तो वो क्या बोलेगा कि भाई इस कोर्ट में नहीं आना, दूसरे में जाओ। मेरी प्लेंट अगर रिटर्न हुई है, मेरे पास 4 ऑप्शंस, मैं उसी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर दूं जी आप ही बता दो कहां जाना है, आप ही डिफेंडेंट को भी सम्मन्स दे दो, आप ही उसको बोल दो कि उस दिन वहां पे आना है, और आप ही फिक्स कर दो डेट। ये वो वाला कोर्ट जिसकी जुरिसडिक्शन नहीं है वो फिक्स कर सकता है मेरी रिक्वेस्ट पे, अदरवाइज तो वो प्लेंट दे देगा, मैं प्लेंट लेके आ जाऊं। अगर मैं अग्रीव्ड हूं कि मैं तो चाहती थी यही कोर्ट है, दूसरा कोर्ट बनता ही नहीं है, इसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, गलत डिसीजन लिया, मैं उसके अगेंस्ट अपील में चली जाऊं। जब मैं अपील में गई, मैं कहती हूँ नहीं जी जो निचले कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जुरिसडिक्शन नहीं है वो गलत दिया है, इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है बकायदा। प्रूव करने की कोशिश की, मैं प्रूव नहीं कर पाई, एपलेट कोर्ट ने भी कह दिया नहीं है उसकी जुरिसडिक्शन, तो मैं एपलेट कोर्ट पे भी सेम रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जी प्लीज आप ही बता दो कहां जाना है, आप ही मुझे स्पेसिफाई कर दो, इसको नोटिस भी दे दो ताकि ये यहाँ पे आ जाए। ये ऑर्डर 7 के रूल 10, 10A, 10B की बात हो रही है। क्लियर है ये? तो रिटर्न हो रही है प्लेंट की, कभी भी रिटन स्टेटमेंट की रिटर्न नहीं होती। अब सुनो आगे, मैंने अपनी प्लेंट में ये लिखा था कि मेरे को तो डिफेंडेंट से 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने उसको 10 लाख दिए हुए हैं, वो चाहिए। डिफेंडेंट कहता है कि जी मैंने भी मैम को 5 लाख दे रखे हैं, वो 5 लाख मेरे रिकवरी हो जाए। दोनों ने दे रखे हैं एक दूसरे को पैसे, ये नहीं है कि जो एडजस्ट कर रखे हैं कि मैंने जब 10 लाख दिए आप लोगों को तो उसमें से आप पैसे कटवाते चले गए, ये वो नहीं है। अलग से लोन की कैपेसिटी में कर्जई के रूप में मैंने पैसा ले रखा है 5 लाख रुपए। तो वो कहता है क्योंकि मेरा सूट बड़ा है, मैंने सूट पहले डाला, उसका भी सूट जो है टाइम पीरियड में होना चाहिए, उसने भी 5 लाख मेरे मांग लिए। अब वो चीज वो इंडिपेंडेंटली अलग से सूट डाल के मांग सकता था,
उसने सूट में नहीं मांगे, उसने क्या किया, अपनी ही रिटर्न स्टेटमेंट में अलग से क्लेम कर लिया मेरे अगेंस्ट। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी अगर है और लीगली रिकवरेबल है विद इन टाइम पीरियड, सेम लीगल कैपेसिटी है, तो हम ये सूट सेट ऑफ का डाल सकते हैं, जो कि है सेपरेट सूट लेकिन इसी में ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, समझ में आया? सेट ऑफ में लीगली रिकवरेबल डेट, a certain sum of money, same legal capacity must be there, and both these rights should not have been barred by law. अगला, अब काउंटर क्लेम क्या है? वो कहते हैं काउंटर क्लेम ना ऑफेंसिव क्लेम कहा जाता है। ऑफेंसिव का मतलब दोनों ऐसे अलग अलग, एक कहता है ये चाहिए, वो कहता है ये नहीं ये चाहिए। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल बनती है हिंदू मैरिज एक्ट, बेस्ट एग्जांपल। अदरवाइज काउंटर क्लेम मनी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, एक ने पैसे मांगे एक ने प्रॉपर्टी मांग ली, वो भी काउंटर क्लेम हो सकता है। लेकिन मैं उसकी जगह अभी इजीएस्ट एग्जांपल दूंगी, वो है आपका हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड ने पिटिशन डाली वाइफ के अगेंस्ट, तो हस्बैंड पिटिशनर स्लैश प्लेंटिफ, समझाने के लिए प्लेंटिफ पिटिशनर है, और वाइफ रिस्पोंडेंट स्लैश डिफेंडेंट। अब वाइफ के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आई, जो पिटिशन आई, वो थी दैट हमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स चाहिए। वाइफ जो है बिना बताए बिना किसी कारण घर छोड़ के चली गई है, वापस हमारे राइट्स को रिस्टोर किया जाए। हस्बैंड ने डाल दिया, वाइफ रिटर्न स्टेटमेंट डालेगी ना। जब वाइफ ने रिटर्न स्टेटमेंट डाली तो उसने बोला कि मैंने ऐसे ही घर नहीं छोड़ा, ये बहुत क्रूअल था, मारपीट करता था, टॉर्चर करता था, इसके कारण मुझे वापस नहीं जाना, मुझे तो डाइवोर्स चाहिए। वो क्या कह रहा है? प्रेजर्वेशन ऑफ द मैरिज। ये क्या कह रही है? डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। ठीक है, डिसरप्शन, कि एक कहता है मैरिज बच जाए, दूसरा कहता है मैरिज टूट जाए। तो इस केसेस के अंदर ये क्या है? आपस में ऑपोजिट रिलीफ्स। तो ये काउंटर क्लेम बेस्ट एग्जांपल। Counter claim is that claim in which the one party is seeking one relief and the other party is seeking the diametrically opposite relief. That is counter claim, जो आपके ऑर्डर 8 रूल 6A से लेके 6F तक प्रोवाइडेड है। तो काउंटर क्लेम अलग है, सेट ऑफ अलग है। सेट ऑफ में जो लीगल सेट ऑफ है वो आपके ऑर्डर 8 रूल 6 में प्रोवाइडेड है। विद दिस जनरली वी आर ओवर विद योर सेक्शन ए। हाँ अंजी बताइए, सेक्शन ए में अब कोई दिक्कत? सिया इन दैट केस बच्चे यू कैन ज्वाइन दैट ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 रूल 3 और रूल 4, joinder of causes of action. It is not always necessary that you should join, but you can join in between. If you want to, आप join कर सकते हो उसको with the permission of the court. हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? सेक्शन ए जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ सेक्शन बी के ऊपर, ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, जहां पे हमने सेक्शन 9 15 से 20 21 रेस जुडिकाटा रेस सबजुडिस फॉरेन जजमेंट्स को पढ़ना। ठीक है, अब इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के फिर एक्सप्लेन करते हैं। जो आपका सेक्शन बी है, उसके अंदर सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 13 and 14 and sections 15 till 21। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसको मैंने बोला था गेटवे ऑफ सीपीसी। गेटवे ऑफ सीपीसी का क्या मतलब है बच्चों? इसके अंदर कि ये एंट्री पॉइंट है, अगर कोई भी सूट आपको इंस्टीट्यूट करना है वो, इसके लिए आपको क्या एक्सप्लेन करना है? सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर है क्या? कि वही सूट डलेगा जिसका सूट जो है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। उसके लिए क्या देखना है? आपके राइट्स कस्टमरी राइट्स हो या स्टैट्यूटरी राइट्स हो। जो राइट आपको लॉ ने दिया हुआ है उसी की वायलेशन के लिए तो सूट डलेगा, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ किस चीज पे लगता है?
जहां पे सब्सटेंटिव लॉ की वायोलेशन हो। तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है, मेरा हिंदू लॉ में ब्रीच हुआ है, मेरे कोई फंडामेंटल राइट्स में ब्रीच हुआ है, तो मैं कहां जाऊंगी? सेक्शन 9 में। अगर बच्चे सिर्फ इन राइट्स का ब्रीच नहीं हुआ है तो मैं नहीं जाऊंगी। इन राइट्स के साथ किसी और राइट का भी ब्रीच हुआ है जो कि कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, तो भी दिक्कत नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल, कुछ जगहों पे आपके सोशल राइट्स हैं, मॉरल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ को हमने फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। सोशल राइट्स को तो हमने बहुत सारे, रिलीजियस को तो सारे ही, ऑलमोस्ट रिलीजन जितना भी है फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो अगर कोई भी ऐसा राइट है जो सोशल राइट है, जो मॉरल राइट है, जो लीगल राइट है, जो रिलीजियस राइट है, लीगल राइट तो बच्चे पूरा का पूरा सेक्शन 9 में है ही है। क्यों? क्योंकि लॉ दे रहा है आपको राइट। बच्चे सोशल, रिलीजियस और मॉरल राइट्स, मॉरल राइट्स में झूठ बोलना पनिशेबल नहीं है कहीं पे भी। अगर वो पनिशेबल होता कुछ जगहों पे, तो वो क्या बनता? एग्जामिनेशन करनी पड़ती कि क्या इस स्टेट में ये मॉरल लॉ पनिशेबल है झूठ बोलना। अगर है, सूट ऑफ सिविल नेचर, अगर नहीं है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। ऐसे ही सोशल राइट्स, सोशल राइट्स को लगा लो, पुराने टाइम पे कहां देते थे लेडीज को मेंटेनेंस? पुराने टाइम पे नहीं थे। सती प्रथा थी, उसको अबॉलिश किया था, लेकिन सती प्रथा उस टाइम पे चलती थी। अब उसको क्या बोलते हैं? इलीगल है। तो वो सोशल स्टिग्मा, डाउरीज पहले के टाइम पे गिफ्ट देते थे, बाद में उनको डाउरी आर्टिकल्स बनाते थे। अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। बाय चांस ये सोचो पुराने टाइम पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ना होता, तो वो एक सोशल इवल जो दहेज देना लेना, वो प्रेवलेंट था? कोई ऑफेंस था? क्या उसके अगेंस्ट कोई सूट डलता था? नहीं। लेकिन अब क्या उसके अगेंस्ट सूट डलेगा? क्यों? क्योंकि वो सोशल प्लस लीगल राइट है। समझ में आया? ऐसी रिलीजियस की बात कर लो। रिलीजन के टाइम पे, पुराने टाइम पे अगर हम बात करें, तो रिलीजन के अंदर विमेन को राइट्स बहुत कम थे, डिप्राइव्ड सेक्शन थी विमेन, उसको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था, है ना। 1956 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तब थोड़े से राइट दिए थे। 1937 में कुछ राइट्स दिए थे, बट 1937 से पहले देखो, 1937 से पहले देखो, कोई राइट्स थे विमेन को? कोई राइट्स नहीं। क्या थी वो? प्रॉपर्टीज, चैटल्स, कि अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड वो विडो हो जाती है तो उसकी सिचुएशन वैसी डिट्योरिएट है, ना ससुराल वाले रखेंगे ना मायके वाले, प्रॉपर्टी मांग नहीं सकती, शी हैज टू डाई, शी हैज टू डाई बाय स्टार्विंग, भूखा रह के भी मर सकती थी। वो सब क्या था? रिलीजियस राइट्स थे, लेकिन उसमें रिकग्निशन नहीं थी, लॉ की रिकग्निशन नहीं थी। अब इसमें हमने लॉ की रिकग्निशन कर दी, हिंदू सक्सेशन एक्ट, फंडामेंटल राइट कर दी। तो जब भी एक ऐसे राइट को डिटरमाइन करना है कि क्या वो राइट लीगल है, रिलीजियस है, सोशल है, मॉरल है, तो हमें देखना है कि सिर्फ मॉरल है क्या? तो नहीं है सिविल लीगल राइट। सिर्फ सोशल है तो भी नहीं है, सिर्फ रिलीजियस है तो भी नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों चीजों के कारण मेरा कोई भी लीगल राइट वोलेट हो रहा है उसके चक्कर में, तो ये है, मेरे को निकाल दिया कास्ट से, आज भी वो सोशल राइट है कास्ट से बाहर निकालना। लेकिन जिस कास्ट में मैं थी उससे मैं अपनी इनकम जनरेट कर रही थी, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम ही वही था, मेरा तो लाइवलीहुड खत्म। अब उस लाइवलीहुड खत्म होने के कारण क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरा फंडामेंटल राइट कि मैं लाइवलीहुड अर्न कर सकूं तुमने खत्म कर दिया? वो कहते हैं बिल्कुल, वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मुझे वापस लेके जाओ मेरी कास्ट में, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कास्ट तो सोशल राइट है, उसको रिकग्नाइज कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो अगर मेरे लीगल राइट है, प्योर सिविल सूट है मेरा। अगर मेरे सोशल, रिलीजियस और मॉरल राइट्स हैं, इनके साथ प्लस लीगल राइट है, तो सूट ऑफ सिविल नेचर। लेकिन अगर मेरा प्लस लीगल राइट नहीं है तो ये सारे के सारे सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। ठीक है जी। या कुछ ऐसे सूट बच्चे जो बार्ड है, बार्ड का मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में सूट डालना है 3 साल के अंदर अंदर, तुम्हारे चौथे साल सूट डालने, बार्ड, तो भी आपका सूट नहीं डलेगा। या जैसे सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकाटा, क्या कहता है? एक बार एक सूट डाल दिया, मैरिट्स पे डिसाइड हो गया, उसके बाद दोबारा आ रहे हो उसी सूट को लेके, तो कोर्ट कहेगा पागल थोड़ी ना हम, फ्री थोड़ी ना हम कि तुम्हारा ही केस करते रहेंगे। दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड विद लॉट मेनी केसेस एंड दैट इज व्हाई दे विल डू इट कि नहीं जी यहाँ पे बार है। सेक्शन 9 क्लियर। सेक्शन 10, सेक्शन 10 में 2 सूट्स डलेंगे, ये ध्यान रखना, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम मैटर इशू पे, सब कुछ सेम। फर्क इतना है, मैं चाहूं तो मैं नंबर ऑफ सूट्स डाल सकती हूँ अगर मेरे पास बहुत पैसा है,
ठीक है, कोर्ट फीस ही तो देनी है, करना क्या, कोर्ट फीस दे दी है, बट बार बार मैंने समन्स भी भिजवाने हैं। अब वो डिफेंडेंट परेशान, क्योंकि कोर्ट को बच्चे जनरली पता नहीं चलता, अलग अलग कोर्ट में भी डल जाता है, केस नंबर लगते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में डल जाता है, वो चला रहे हैं अपने हिसाब से। ड्यूटी किसकी है इसको रेज करना कि जी प्लेंटिफ 4 कोर्ट में सेम मैटर मेरे अगेंस्ट डाल चुका है, डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट इसको रेस करेगा और कहेगा कि प्लीज एक मैटर ऑलरेडी चल चुका था, ये मैटर दोबारा से दूसरे कोर्ट में आ गया, सेम लेवल का कोर्ट होगा, या हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कोई और कोर्ट हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन सेम होनी चाहिए। कोर्ट क्या करेगा कि भाई पहला चल रहा है ना, उसी को चलाओ, दूसरे वाले को स्टे लगा दो। स्टे का मतलब कि उस पर रोक लगा दो, वो नहीं चलेगा, पहला चलेगा। कोई भी जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट था वही चलेगा, दूसरा नहीं चल सकता। So what we have to see is the previously instituted suit has to be continued and the subsequent suit must be stayed. Stay किस पे लगता है, previous suit पे कि subsequent suit पे? Subsequent suit पे, previous पे नहीं लगेगा। Section 10 declaration, बस इसमें फर्क क्या है concurrent jurisdiction का। जैसे फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के लिए मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकती हूँ, मैंने दोनों जगह चली भी गई। पहला सूट डाला था, पिटिशन डाली थी हाई कोर्ट, दूसरी डाली सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाली पे स्टे लग जाएगा, हाई कोर्ट वाली चलती चली जाएगी। सेक्शन 10 यहां पे आ जाए। सेक्शन 10 खुद में बच्चे एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसके साथ साथ स्टे मैं 151 इनहेरेंट पावर्स में भी ले सकती हूं। क्लियर है? 11 कहता है अब इसके अंदर आपको रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा के 3-4 एसेंशियल। रेस जुडिकाटा सूट पे लगता है, इशू पे लगता है, ठीक है, वो सूट और इशू जिसको कोर्ट ने डिसाइड कर लिया ऑन मैरिट्स, ठीक, प्लस दोनों पार्टीज एडवर्सली एक दूसरे के आमने सामने हैं, बिटवीन है, लिटिगेटिंग कनेक्शन सेम है। लिटिगेटिंग कनेक्शन मतलब कि मैं जो है वो सूट तेरे अगेंस्ट जो डाल रही हूं वो या तो किसी भी तरीके से हमारा कनेक्शन है, मेरे बिहाफ पे मेरे एलआर्स डाल रहे हैं तो सेम लिटिगेटिंग कनेक्शन है उनका, मेरे बिहाफ पे डाल रहे हैं, अलग से नहीं डाल रहे अपने राइट में। तो अगर ये 3-4 एसेंशियल्स फुलफिल हो गए तो जो भी मेरा सब्सिक्वेंट सूट सेकंड सूट डलेगा वो बार्ड होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्शन कौन लेगा? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट प्रूव करेगा। प्रूव कैसे करेगा? पहली कोर्ट की डिक्री दिखा के कि जी ये मैटर ऑलरेडी मैरिट्स पे डिसाइड हुआ। अगर बच्चे वो मैरिट्स पे नहीं डिसाइड हुआ तो सब्सिक्वेंट सूट मेंटेनेबल होगा, ठीक है। अगर वो पहले ही डिसमिस हो चुका था प्राइमा फेसाई तो भी सब्सिक्वेंट सूट डलेगा। अगर एक इशू है, अब उस इशू को समझो, मेरे एक केस के अंदर बहुत सारे इश्यूज अराइज हो सकते हैं, ठीक है। आज कह रही हूं अमन ये तोड़ने जा रहा है, इसको रोको। कल कह रही हूं अमन यहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, इसको रोको। अलग अलग इशू है, एक तोड़ रहा है, एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो इन दोनों पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि अलग अलग है। लेकिन मैं बार बार अमन को पेस्टर करने के लिए, परेशान करने के लिए ये इशू लेके जा रही हूँ कि जी अमन इसको तोड़ रहा है, रोक दो। फिर लेके गई अमन इसको तोड़ रहा, रोक दो। ऑब्जेक्शन लेगा कि जी ऑलरेडी इस पे स्टे लगा हुआ है, नहीं। तो जो बीच के इश्यूज हैं अगर तो स्टैटिक इन नेचर है, स्टैटिक मींस जो हिल नहीं रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, उस पे रेस जुडिकाटा लगेगा। लेकिन जो डायनेमिक हैं, जो चेंज हो रहे हैं, उन पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। रेस जुडिकाटा लगेगा उन चीजों पे जो टेक्निकली सूट होंगे। अगर सूट है ही नहीं, रेस जुडिकाटा लगेगा नहीं। जैसे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स सूट नहीं कहलाती तो उनके ऊपर रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन भी नहीं लगते। कुछ ऐसे इशू हैं जो आपको पहली बार में ही, जैसे मैंने भी समझा था ना कि एक कॉज ऑफ एक्शन से 3 रिलीफ है, पहली बार में ही आपको ऐसे मांग लेने चाहिए थे। राइट्स, ठीक है, राइट्स हैं, रिलीफ नहीं है। रिलीफ पे तो ऑर्डर टू रूल 2 लग गया। मैं कह रही हूं कुछ ऐसे इशू हैं जो आपको उसी सूट में तभी रेज कर देने चाहिए, आपने रेज नहीं किया, बाद में आप उसका सूट डाल रहे हो तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के कारण बार, मींस व्हिच इश्यूज should have been or ought to have been raised in the first suit has not been raised. Now the second suit is not maintainable. वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा। अब आप कहोगे कि मैम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ऑर्डर टू रूल 2 तो एक है, नहीं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इश्यूज पे लगता है और आपका ऑर्डर टू रूल 2 रिलीफ्स पे लगता है। तो वो रिलीफ की बात करता है, यहाँ इशू की बात करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, जो बेस्ट केस है आपका,
जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि जी एक डीआईजी है जिसने मुझे अपॉइंट किया, वही मुझे रिमूव कर सकता है या आईजी कर सकता है जो उससे ऊपर वाला हेड है, ठीक है। अब मेरे को रिमूव किया, तो जब रिमूव किया मैंने सूट डाला कि मेरे को बिना सुने रिमूव कर दिया ऑफिस से, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, केस डिसमिस्ड। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कहती हूँ ना जी डीआईजी नहीं था जो अथॉरिटी जिसने मुझे अपॉइंट किया था, वो तो कोई और पर्सन था जिसने मुझे निकाल दिया। तो कहते ये इशू तो पहले वाले में भी रेस कर सकते थे आप, ये तो आपको पता था, क्यों नहीं रेस किया? सब्सिक्वेंट सूट उसके लिए मेंटेनेबल नहीं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्लियर? अब हमने रेस जुडिकाटा खत्म किया, ये बेसिक आएगा। मुझे नहीं लगता इस पे एक्सप्लेनेशन 8 के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन का बनता है, थोड़ा टेक्निकल है। आप मुझे बता सकते हो कि उसके ऊपर उन्होंने कुछ पढ़ाया है आपको कि नहीं, देन आई कैन एक्सप्लेन, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर एट दिस मोमेंट टू बी एक्सप्लेन। नेक्स्ट आ जाओ, रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स लिखने आपने, देन यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा इन योर एग्जाम एंड देन गिव सर्टेन एग्जांपल्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इलस्ट्रेशंस, जितनी ज्यादा चाहो उतनी लिखो। केसेस भर देना रेस जुडिकाटा के अंदर कि ये केसेस हैं, इस केस में ये हेल्ड हुआ, ये हेल्ड हुआ, बस इतना। इफ दे हैव आस्क्ड यू एक्सप्लेनेशन 8 के रिगार्डिंग, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। 10 रिपीट कर दूं? 10 रिपीट कर देती हूँ। सेक्शन 10 ये कहता है सिया कि मैंने एक सूट डाला था आपके अगेंस्ट कोर्ट नंबर 1 में, अब मैंने दोबारा से सेम सूट तेरे ही अगेंस्ट कोर्ट नंबर 2 में डाल दिया। तो जब कोर्ट नंबर 2 में डाला तो आप जाओगे कोर्ट में और ऑब्जेक्शन लोगे कोर्ट नंबर 2 में कि जी ऑलरेडी ये सूट जो है वो चल रहा है कोर्ट नंबर 1 में। तो बच्चे ऑटोमेटिकली कोर्ट नंबर 2 पे स्टे लग जाएगा और कोर्ट नंबर 1 वाला सूट कंटिन्यूड माना जाएगा। इसको कहते हैं रेस सब जुडिस, कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को बचाने के लिए हम स्टे भी लगा सकते हैं पेंडिंग सूट्स पे। क्लियर? सिया नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके बाद आपका हमने पढ़ना है फॉरेन जजमेंट्स, ठीक है। फॉरेन जजमेंट्स के अंदर आई होप सिया आई वाज ऑडिबल टू यू एंड यू गॉट दैट पॉइंट। देन सेक्शन 13 एंड 14 फॉरेन जजमेंट्स। फॉरेन जजमेंट्स का क्या मतलब है? दो पार्टीज हैं एनफोर्स फॉरेन जजमेंट्स की, 44A साथ ही पढ़ा दूंगी। जब एक पार्टी इंडिया की है या दोनों पार्टी इंडिया की है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की ले लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की शादी हुई इंडिया में, दोनों चले गए फॉरेन में रहने के लिए, वहां जाके उनकी लड़ाई हो गई। अब वहां जाके जब लड़ाई हुई तो वो जो है वहीं पे सूट डाल दिया, केस डाल दिया कि हमें तो तलाक चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि बच्चे क्या फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है आपके मैटर को डिसाइड करने की। जब तुम वहां कभी गए नहीं, रहे ही नहीं, घूमने भी नहीं गए, क्या फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है आपका कोर्ट सूट डिसाइड करने के लिए? द आंसर इज नो। दूसरी चीज, आपने जानबूझ के झूठ बोला कि जी मैं तो यहीं का डोमिसाइल हूं, मैं तो रहता हूं, जबकि आप वहां नहीं रहते थे, आपने जजमेंट ले ली, क्या वो जजमेंट वैलिड होगी? द आंसर इज नो। दूसरी चीज, आपने मेरिट्स ऑफ द केस इफेक्ट कर दिए। हुआ क्या? आपने वाइफ के अगेंस्ट डाल तो दिया केस, बट वाइफ को सम्मन्स नहीं भिजवाए, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेटेड, मैरिट्स ऑफ द केस भी तो इफेक्ट हुए होंगे बच्चे। क्यों इफेक्ट हुए होंगे? क्योंकि आपने सुनवाई नहीं की उसकी, तो कहीं ना कहीं पे एक पार्टी को तो सुना नहीं, एक पार्टी के बेसिस पर डिसीजन आ गया। वो उन केसेस में बी और डी के अंदर आपका मैरिट्स भी इफेक्ट हुए, आपने कहीं ना कहीं फ्रॉड भी तो प्ले कर दिया। ई में फ्रॉड कैसे प्ले किया? आपने सम्मन नहीं सर्व होने दिया जानबूझ के दूसरी पार्टी को, फ्रॉड प्ले कर दिया। अगर आपने फ्रॉड प्ले किया, मैरिट इफेक्ट हुए, या कहीं ना कहीं पे नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुए, आपकी फॉरेन जजमेंट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। या आप गए थे से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन लॉ ने आपकी इंडियन लॉ को माना ही नहीं, डिमीनिंग इफेक्ट दे दिया, जबकि आपकी शादी जो हुई थी इंडियन लॉ के हिसाब से हुई थी, शादी जो वो एनल होनी थी, डिसॉल्व होनी थी, वो भी इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं थी। वो कहते हैं हम तो अपना लॉ लगाएंगे जी, ऑस्ट्रेलियन लॉ अनल्ड, तब भी वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं। दूसरी चीज, एक फॉरेन नेशनल था ऑस्ट्रेलियन, उसने कुछ भी ऐसा काम किया, वो किया, एक्ट किया जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से भी था पनिशेबल। उसने क्या किया? पनिशेबल इन द सेंस कि उसकी अटैच हो सकती थी प्रॉपर्टी, हम कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किया? सुन तो लिया इंडियन लॉ को, मान भी लिया, लेकिन
उन्होंने अपने पर्सन को एक इसमें कहीं ना कहीं पे फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। रीजन कि वो फेवर कर गए अपने पर्सन को। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन पर्सन आ रहा है, वो इंडियन लॉ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट लेके आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि जी हमने इंडियन लॉ को सुन लिया लेकिन हम अपने ऑस्ट्रेलियन को फेवर करें। जैसे ही उसने फेवर किया, ऑटोमेटिकली ऐसे केसेस के अंदर आपकी वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं। जब बच्चे वो जजमेंट आ गई, आने के बाद अब वाइफ को तो उसने भेज दिया इंडिया वापस, वो वहीं पे रह रहा है, डिवोर्स ले लिया क्योंकि वाइफ को पता ही नहीं चलने दिया। वाइफ यहाँ पे आके कहती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। वो आता है भागता हुआ, वो कहता है ये देखो जी ये डिक्री फॉरेन कोर्ट की, तलाक हो चुका है, अब किस चीज की रेस्टिट्यूशन। तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके डिक्री को एग्जीक्यूशन में लेने से पहले ये देखेगा कि क्या ये डिक्री फॉरेन कोर्ट की एग्जीक्यूट हो सकती है। उससे पहले वाइफ को पूछेगा कि आप गए थे, बुलाया था, उसने प्रूव कर दिया नहीं बुलाया, वहां पे फॉरेन जजमेंट क्या हो गई, वैलिड नहीं मानी गई। नहीं मानी गई तो उसको कुछ भी मेंटेनेबल नहीं होगा, रेस्टिट्यूशन का केस डल जाएगा। क्या माना जाएगा, एज इफ वो डिक्री कभी पास हुई ही नहीं थी। ये है इनफोर्समेंट। कहां जाते हैं, जहां पे इंडिया के साथ उन फॉरेन टेरिटरीज का एक अग्रीमेंट हुआ है जिसके कारण वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बनी है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगेगा। अगर बच्चे किसी कंट्री के साथ हमारी कोई टेरिटरी नहीं है तो हम यहाँ आके जिस भी जगह पे हम लैंड करेंगे उस जगह पे सेक्शन 13 का सूट डालते हैं। सूट डाल के ये कहते हैं जी इसको हमें वैलिड बनवाना है, एग्जीक्यूट फिर करवाएंगे। पहले आप वैलिडिटी को प्रूव करोगे, अगर प्रूव कर दिया वही कोर्ट एग्जीक्यूट कर देगा, प्रूव नहीं कर पाए तो नया सूट चल जाएगा। दिस इज 13, 14 एंड 44A। क्लियर है। अब आ जाओ 15 से 21। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक पे समझना। जहां मेरी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है सूट मेरा वहीं डलेगा। जब भी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई भी सूट है, पोजेशन का, पार्टीशन का, रिकवरी का प्रॉपर्टी का, और डैमेजेस का, कंपनसेशन का, जो भी सूट है, ईजमेंट का, सारे सूट कहां डलेंगे, जहां प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है तो सूट भी चंडीगढ़ कोर्ट में डलेगा, चाहे डिफेंडेंट कहीं पे भी रहता हो, उससे फर्क नहीं है। ये तो है जनरल रूल। और डलेगा कौन से कोर्ट में, सबसे निचली कोर्ट में, उसको हम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बोलेंगे। लेकिन मैंने डाल तो दिया सूट आपका, सूट डालने के बाद, यस कनिका, सूट डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो इसके अंदर डिफेंडेंट को बुलाना पड़ेगा क्योंकि उसके साइन जरूरी हैं, साइन के बिना काम नहीं होगा। डिफेंडेंट रहता है से केरला में, सूट प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में, तो बेटर नहीं है कि मैं बाद में जब सूट की प्रॉपर्टी का डिसीजन आ जाएगा मैं चंडीगढ़ कोर्ट को ये बोलूंगी कि जी वहां जाके एग्जीक्यूशन में आप ट्रांसफर कर दो डिक्री, तो मैं वहीं क्यों ना सूट डाल दूं। तो अगर इन केसेस मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे डिफेंडेंट को पर्सनली लाइबल करना पड़ सकता है मुझे, तो मेरे पास 3 और ज्यूरिसडिक्शंस आ जाएंगी। एक तो थी ना कोर्ट की, उसके अलावा 3 और। कौन कौन सी, जहां डिफेंडेंट रहता है, जहां वो बिजनेस करता है, जहां वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है, उन तीनों जगह पे भी मैं सूट डाल सकती हूँ। लेकिन वो 3 कब होंगी, जब मुझे डिफेंडेंट को पर्सनली लाइबल करना पड़ सकता है तब। ये आपका 16 का प्रोवाइजो कहता है, ठीक है जी। 17 कहता है मेरी प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं कहीं पे भी डाल लूं। चंडीगढ़ में मेरी एक प्रॉपर्टी, पंचकुला में मेरी दूसरी प्रॉपर्टी, फिर मेरी प्रॉपर्टी एक और, तो अब कहां डाल सकती हूँ मैं, तीनों में से कहीं पे भी डाल सकती हूँ, प्रोवाइडेड उस कोर्ट के पास पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। पिक्यूनरी मींस पैसे रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन। तीनों प्रॉपर्टी का 1 करोड़ का मैटर बन गया, तो मैं चंडीगढ़ कोर्ट में डाल रही हूँ, तो चंडीगढ़ कोर्ट में डालूंगी तो चंडीगढ़ कोर्ट का 1 करोड़ का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। सेम रूल्स 18, 19, 20 में है। 19 मूवेबल की बात करता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहां डलेगा, जहां पे वो प्रॉपर्टी है या जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। 20 कहता है 3 चीजें, जहां पे एक ही डिफेंडेंट है, क्योंकि जब भी बच्चे एक चीज सुनना, प्लेंटिफ का राइट होता है ज्यूरिसडिक्शन को चूज करना, क्योंकि प्लेंटिफ सूट डालता है, मेरे हिसाब से चलेगा। बाद में तुम लोग डिफेंडेंट हो, तुम्हें ऑब्जेक्शन लेनी है ले लो, लेकिन पहली चीज मेरा। अगर एक डिफेंडेंट है तो मैं अपनी मर्जी से चंडीगढ़ में डाल दूंगी, उसको ऑब्जेक्शन लेनी है लेता रहेगा। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, कोई भी एक कॉमन प्लेस ले लिया मैंने, चंडीगढ़ ही ले लिया, उसमें से तुम लोग भी कुछ एक काम तो चंडीगढ़ करते हो, चाहे रहते हो, चाहे वर्क करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कुछ एक काम चंडीगढ़ में करते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन तू अलग तीनों जगहों पे, ये अलग तीनों जगहों पे, और मैंने फिर भी चंडीगढ़ डाल दिया, तो तुम्हें ऑब्जेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्शन नहीं ली कि जी मैं नहीं आ सकता चंडीगढ़, मानू गया था मैं आ ही नहीं सकता चंडीगढ़, मेरा कुछ भी नहीं है ना, मैं रहता हूँ
ना मैं बिजनेस करता हूँ, ना मैं वर्क करता हूँ वहां पे, तो मैं कैसे आ जाऊंगा? इसको लेनी पड़ेगी ऑब्जेक्शन, कोर्ट सुनेगा। अगर इसने ऑब्जेक्शन नहीं ली तो चंडीगढ़ कोर्ट सेटल्ड ज्यूरिसडिक्शन मानी जाएगी। या एक और ज्यूरिसडिक्शन, चंडीगढ़ में कोई नहीं रहता लेकिन चंडीगढ़ में ब्रीच कमिट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच चंडीगढ़ हुआ, कंपनी थी दिल्ली की, हमारा हेड ऑफिस था बॉम्बे, तो हम चंडीगढ़ में भी सूट डाल सकते। ठीक है, ये सेक्शन 20 कहता है। 21 क्या कहता है? आप लोगों को ऑब्जेक्शन लेनी थी किस चीज की, कि भाई मेरे वाले कोर्ट की ना तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है ना टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। कब लेनी चाहिए थी? सबसे पहले अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, या जब मेरे पार्टीज के बीच में इशू सेटल हो रहे थे उस टाइम तक लेते। ठीक है, बाद में नहीं ले सकते। एपलेट कोर्ट में जाके, रिविजनल कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते कि जी निचले कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी इसलिए हम नहीं मानते, उसको सेट असाइड कर दो। एपलेट कोर्ट पूछेगा सो रहे थे पहले, क्यों नहीं आए? ऑब्जेक्शन तो पहले लेनी चाहिए थी। तो अगर सिर्फ पिक्यूनरी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का लैग है तो आपको सेट असाइड नहीं करता एपलेट कोर्ट, जब तक आप ये प्रूव नहीं कर देते कि बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल या पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का लैक होने के कारण मुझे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। फेलियर ऑफ जस्टिस मींस कि मेरा कहीं ना कहीं पे मैरिट्स इफेक्ट हो गए, मेरी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो अगर प्रूव करोगे कि जी उस कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, उसकी जुरिसडिक्शन नहीं थी, उसने तो ऐसे ही मैटर को निबेड़ दिया, तो एपलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट सेट असाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 3 जुरिसडिक्शंस होती हैं, उसको ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब वो 3 जुरिसडिक्शंस किसकी बात करते हैं? पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। ये दोनों को एक्सीड भी कर दिया मैंने, डिक्री वैलिड। कब तक वैलिड? जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो, एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर ये एक्सीड हो गई ना, वॉइड एब इनिशियो डिक्री है मेरी, चाहे कुछ कर लेना। इसकी बेस्ट एग्जांपल फैमिली कोर्ट्स। जितने भी डाइवोर्स रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड जितने इश्यूज है कहां डलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स। निचले कोर्ट में डल सकते हैं? नहीं। तुम लोग नए नए जज बने और तुमको बोला कि नहीं नहीं हम करेंगे जी वो मैटर, जबकि तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और तुमने उस चीज को डिसाइड कर लिया, डिसाइड मैरिट्स पे किया, बट वो डिक्री वॉइड एब इनिशियो है, वो लीगली कुछ भी वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। सेकेंड एग्जाम्पल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल्स, आपके महिला कोर्ट्स, ये सब क्या है? स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन स्पेशल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो डिक्री अगर इसमें पास हुई है, चाहे मैरिट्स पे ही क्यों ना हो, तो भी वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। आई होप सेक्शन बी इज ऑल्सो क्लियर। हाँ जी, सेक्शन बी क्लियर। नाउ कम टू सेक्शन सी। Judgment, decree, order, summons and appearance and dismissal of the suit. सेक्शन सी में देखो अब क्या क्या आएगा। सेक्शन सी को समझना है। सेक्शन सी में जजमेंट क्या है, डिक्री क्या है और ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, जैसे सपोज करो यहां पे सूट डला था, ठीक है, सूट का एंड रिजल्ट क्या है? जजमेंट। यहां जजमेंट आएगी, जजमेंट आने के 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री आएगी। डिक्री और जजमेंट में क्या फर्क है? जजमेंट डिटेल्ड एनालिसिस, सब कुछ होगा जजमेंट में, कैसे हुआ, फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या क्या किया, एविडेंसेस, कंटेंशंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड कंटेंशंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। डिक्री में क्या होगा कि भाई ये सूट था, पार्टीज ये थी, ये रिलीफ हमने दे दी। डिक्री इज कंसाइज फॉर्मेट ऑफ द जजमेंट इन वन सिंगल शीट। ठीक, इस दौरान बहुत सारे ऑर्डर्स पास हुए थे, जैसे ऑर्डर में हमने ऐड करना है पार्टी को, हमें पार्टी को निकलवाना है, हमें इसके अंदर टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए कि जी ये बना रहा है कुछ, इसको रोक दो। ये जितने भी हैं ये सब ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स हमेशा प्रोसीजरल लॉ में ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द सूट चलते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स क्या है? जो ड्यूरिंग द पेडेंसी चले। जजमेंट क्या है? जो सूट का फाइनल डिसीजन है, उसके अंदर जो उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो है डिक्री। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद समन्स। ऑर्डर 5, ऑर्डर 16, ऑर्डर 16A, 3 समन्स की बात करते हैं। ऑर्डर 5 समन्स की बात करता है जब हमें समन्स
किसको भिजवाने होते हैं? डिफेंडेंट को। ठीक है, 3 तरीके से समन्स जाते हैं डिफेंडेंट को। कौन कौन से 3 तरीके से? एक तो मैं कोर्ट के थ्रू प्रोसेस सर्वर बुलाऊंगी, समन्स भिजवाऊंगी, पैसे मुझे देने पड़ेंगे अगर मैं प्लेंटिफ को, पहले मैं पैसे दूंगी बकायदा, फिर वो समन्स सर्व करने जाएगा। जब वो समन सर्व करेगा, समन सर्व होने के बाद अब एक तरीके से कोर्ट के थ्रू हो गए, मुझे ऐसा लगता है बड़ा चालाक है मेरा डिफेंडेंट, वो सम्मन नहीं लेगा, उसको कहीं ना कहीं पे घुमाएगा। मैं पर्सनल सर्विस भी कराऊंगी सम्मन्स की, दस्ती सम्मन कहते हैं उसको, कि भाई एक तो कोर्ट वाला लेके जा ही रहा है, साथ में मैं भी जाऊंगी, मैं अलग से अपने सम्मन सर्व करा के आऊंगी। बाई चांस कोर्ट वाला बार बार जा रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है, आसपास वालों से पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता, हार चुके हैं वो सम्मन्स भेज भेज के, तो क्या करेगा कोर्ट? तो उसको सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कराएगा कि भाई किसी इंपॉर्टेंट एरिया पे लगा दे, कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे भी लगेगा, उसके गेट के बाहर भी लगेगा, उसके आसपास के एरियाज में लग के हम उसको जो सम्मन्स हैं वो वहां पे अटैच करें। जैसे ही हम वो सम्मन्स वहां पे अटैच कराएंगे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको टाइम देंगे, भाई 30 दिन तक के बाद या विद इन दैट 30 डेज आपको अपीयरेंस देनी है, आपको आना पड़ेगा, नहीं आए प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे और कहीं ना कहीं पे हम उसको सेल भी। डरावा देने के लिए हमने 3 तरीके के सम्मन्स कर रखे। सम्मन सर्व किसको होने हैं? किसी भी मेंबर को कर सकते हो आप, पर्सन को कर दो, सम्मन सर्व होके साइन करवा के लाओगे, साइन करवा के वो चीज कोर्ट में सबमिट करोगे, कोर्ट वाला बुलाएगा प्रोसेस सर्वर को कि भैया तूने सम्मन सर्व किए थे, सही किए थे, वो कहेगा हाँ जी जनाब मैंने सही सर्व किए थे, वो वहां से साइन करवा के एंडोर्समेंट करवा के रख लेगा। ऑर्डर 5 का सिंपल एक लॉजिक है जो आपको इतना से समझ में, ठीक है। उसके साथ आपके सेक्शन 27 से 31 भी पढ़ने होते हैं, जो भी यही बताता है कि सम्मन फॉरेन के हैं, किसी और जगह के हैं, तो कैसे सर्व होंगे, वो लिखा हुआ उसमें कि अगर कंपनी को देने हैं तो आपके उसके कंपनी के डायरेक्टर को दोगे, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसके एचओडी को दोगे, तो ये सारे आपके यहाँ पे मेंशन किए गए। फिर अगर सम्मन मैंने विटनेसेस को देने हैं, वो ऑर्डर 5 नहीं है, ऑर्डर 16 है। जब भी मुझे विटनेसेस को देने हैं तो सब, जब मैं प्लेन रिटन स्टेटमेंट करूंगी तो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस सप्लाई करनी है कोर्ट को। लिस्ट ऑफ विटनेसेस किस लिए? कि भाई इनको बुलाना है ना, तो मैं आप कह दूंगी कि जनाब ये लिस्ट नंबर 1 वाली जो ये विटनेस है इसको बुलाना है, फिर ये 10 नंबर वाली को पहले बुलाना, मैंने जो विटनेसेस में लिस्ट लगा रखी है उसके हिसाब से मैं समझ उनको भिजवाऊंगी। ऑर्डर 16 ये है। 16 क्या है? जो पर्सन जेल में है, डिटेन्ड है इन प्रिजन, मैं उनको भी तो बुला सकती, वो भी तो किसी केस में विटनेस हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर मैं ऑर्डर 16A के हिसाब से जेल सुपरिटेंडेंट को सम्मन्स भिजवाऊंगी कि भाई उसको प्रोड्यूस कर दो और ले आओ। सेम रूल बच्चे सीआरपीसी में भी है, सेम रूल आपके सीपीसी में भी। इसके बाद सम्मन्स के बाद आ जाओ पार्टीज की अपीयरेंस, ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 बात करता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की अपीयरेंस की। अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं करता है, सूट डिसमिस्ड। अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं करता है तो 2 ऑप्शंस, या तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स या एक्स पार्टे डिक्री। प्रोसीडिंग में उसको फिर भी चांस होता है कि जी वो आ जाए, 30 दिन के अंदर अंदर सेट असाइड करा ले, बाय पार्टे कर दे, दोनों सुनवाई हो जाए। लेकिन डिक्री के अंदर वो पे एक बार डिक्री आ गई तो फिर उसको सेट असाइड में जाना होता है या अपील में चला जाए। तो अगर एक भी पार्टी अपीयर नहीं कर रही है और वो प्लेंटिफ है तो सूट डिसमिस होगा, और अगर वो डिफेंडेंट है तो आपका सूट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स या डिक्री के हिसाब से होगा। डिक्री और प्रोसीडिंग को सेट असाइड किया जा सकता है, डिसमिसल को भी सेट असाइड करा सकता है प्लेंटिफ, अगर वो कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड दे दे। ये ऑर्डर 9 में आपका लिखा हुआ है। डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स क्या है? अब यही जो अभी समझाया, अगर प्लेंटिफ नहीं आया, उसकी गलती के कारण सूट डिसमिस हो गया, डिसमिस होने के कारण उसको सूट को रिस्टोर कर देंगे, जी आज जो है घर पे कोई मिस हैपनिंग हो गई थी और मे बी आई वाज ट्रैवलिंग ड्यू टू विथ देयर वाज सम एक्सीडेंट, में नहीं आ पाया और इसके कारण मैं रिस्टोर कराना चाहता हूँ, रिस्टोर बैक हो जाएगा। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग ऑर्डर 9 के रूल 7 में है। रूल 7 में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स क्या है आपकी, कि जी मेरी यहाँ पे उस दिन मैं नहीं आ पाया लेकिन अगली डेट पे मैंने अपीयरेंस दे दी, तो जो चीज उस दिन सुनी नहीं गई, मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, मे बी मिस हैपनिंग, मे बी द सेम ग्राउंड्स, वो उसको बाय पार्टे कर देंगे। बाय पार्टे मींस बोथ द पार्टीज विल बी हर्ड। अगर एक्स पार्टे डिक्री हो गया तो मैं 96 के हिसाब से अपील में जा सकती हूँ सेक्शन, या मैं सेटिंग असाइड ऑर्डर 9
रूल 13 में जा सकती हूँ कि मैं सेट असाइड कराऊंगी जी, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो सूट वापस रिस्टोर हो जाएगा, दोनों को सुना जाएगा, दोनों को सुनने के बाद मैरिट्स पे डिसीजन आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कैविएट। कैविएट है 148 ए सेक्शन। कैविएट का क्या मतलब है कि एक सूट जो है उसमें एक एप्लीकेशन लगाना चाहती हूं मैं। वो क्यों? क्योंकि जो ये सूट है वो दो पार्टीज के बीच में, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में। कि कई बार पार्टीज क्या लड़ रहे हैं, सपोज बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, दो लैंडलॉर्ड्स हैं, मेरा लैंडलॉर्ड है, मैं टेनेंट हूं। मेरे लैंडलॉर्ड और दूसरे पर्सन के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है ओनरशिप का। मेरा लैंडलॉर्ड कहता है मैं ऑनर हूं, वो कहता है मैं ऑनर हूं। और वो दोनों जब लड़ाई कर रहे होंगे, अगर कोई भी ऑनर बन गया, दूसरे वाला अगर ऑनरशिप प्रूव कर गया, तो वो मेरे को भी ना सुने, कहीं निकाल ना दे, क्योंकि टेनेंट्स के भी तो राइट होते हैं ना, मुझे ऐसे नहीं इविक्ट कर सकते। मेरे को ये एप्रीहेंशन है, स्ट्रांग दिमाग में है कि कर सकता है ये काम। मैं एक एप्लीकेशन लगाऊंगी कोर्ट में कि जी जब भी कोई ऐसा मैटर आए इन दोनों के सूट में, तो मुझे जरूर सुना जाए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। अगर वो मैटर 90 दिन के अंदर अंदर आ गया, तो कोर्ट भी मुझे नोटिस भेजेगी और वो पार्टी भी मुझे नोटिस भेजेगी, क्योंकि मैं कैविएटर हूं। मैंने कैविएट लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क के रूप में रोक लगा दी उसके ऊपर कि भाई तुम तब तक नहीं उस मैटर को डिसाइड कर सकते जब तक मुझे नहीं सुनोगे, बिकॉज आई एम आइदर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि वैसे तो हम लिखते हैं कोई भी हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, बट बच्चे स्ट्रेंजर का लेना देना क्या जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हम इंटरेस्टेड पर्सन की बात कर रहे हैं। कैविएट लग गया, उन्होंने दोनों ने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी। मेरे को बुलाएगा, कोर्ट भी नोटिस देगा, वो पार्टी भी देगी, फिर मुझे बुलाया जाएगा, सुना जाएगा। बट बाय चांस 90 दिन तक वो कुछ भी अराइज नहीं हुआ, तो क्या मैं दोबारा से कैविएट लगा सकती हूँ? यस, जितनी मर्जी नंबर ऑफ टाइम, हर 90 दिन खत्म होने से पहले मैं दोबारा लगा दूंगी फॉर अनदर 90 days। दिस इज कैविएट। So caveat can be filed by way of an application by any person who is interested in the subject matter, that without me this particular issue should not be heard. Another is inherent powers. Inherent powers का मतलब जहां पे भी लॉ साइलेंट है, लॉ में कुछ चीजें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि इतना बड़ा लॉ है आपका सीपीसी सीआरपीसी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं की गई, उसके रिगार्डिंग हमें ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए जो लॉ का बेस्ट पर्पस सर्व करेगा, तो उसमें हम इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करते हैं। इनहेरेंट पावर्स सीपीसी में सिविल कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट नहीं। हाई कोर्ट भी, सिविल कोर्ट भी, निचला कोर्ट भी कर सकता है। कब? जब उसको लगता है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस प्रॉपरली प्रोवाइड हो उस पार्टी को, तो मैं कर सकता हूं। अभी एग्जाम्पल ली थी मैंने सेक्शन बी में, सेक्शन 10 बताया था मैंने कि जो सेक्शन 10 है ना, रेस सब जुडिस, वो कंप्लीट नहीं है खुद में। तो अगर स्टे किसी और का लेना है, तो मैं स्टे 151 में भी ले सकती हूँ। तो 151 में भी कोर्ट स्टे लगा सकता है मेरी किसी भी प्रोसीडिंग को, चाहे मेरे पहले कोई प्रोसीडिंग चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन कोर्ट को अभी लगता है कि नहीं भाई ये प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं होगी, इसको स्टे पे कर दो, तो उस पे स्टे लगाया जा सकता है। दिस इज अबाउट योर सेक्शन सी। बताइए सेक्शन सी का ब्रीफ overview is clear to all of you? Any problem? Majority of you are not participating in replying. Shall I presume that you are getting everything? हाँ, shall presume सुना होगा ना, presumption। रिव्यू रिविजन एंड रेफरेंस है तुम्हारा इसमें बच्चे? इसमें तो नहीं, मैंने को दिखा। समझा दूंगी, डोंट वरी, समझा दूंगी, अभी समझा देती हूँ। PU syllabus, let me check. I have this PU syllabus with myself, but I haven't seen reference review revision here in section C. If it is not there here, I'll explain it to you. Section D में there are interim orders, temporary injunctions, receiver, and certain government suits, interpleader suits, and indigent person. Yes, Kamal. You want to say something, Kamal?
अच्छा ठीक है, आ जाइए रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन पे। पहले रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन में क्या फर्क है? रेफरेंस हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, इस हाई कोर्ट को भेजा जाता है, कब भेजा जाता है? व्हेन कोई भी अथॉरिटी, एक मैटर जो आपके कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ओरिजिनेट हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास कोई भी प्रीसिडेंटल वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेंडमेंट आई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में कि क्या विमेन कर्ता हो सकती है। उस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास कोई सुप्रीम कोर्ट की, कोई अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स की उस टाइम पे कोई जजमेंट नहीं थी। ये मैटर आपके कोर्ट में ओरिजिनेट हुआ, आपको लगता है कि विमेन कर्ता हो सकती है, बट आप सर्टेन नहीं हो। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाई कोर्ट में भेजोगे रेफरेंस के रूप में 113 में, और जब आप उसको भेजोगे आप अपना ओपिनियन लिखोगे। ओपिनियन लिखने के बाद आप उस मैटर को डिसाइड कराओगे। आप चाहो तो पूरा मैटर डिसाइड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द डिक्री, सॉरी, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर विच इज टू बी पास्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस इश्यू को छोड़ के बाकी सब पे आप डिसीजन दे सकते हो। आप चाहो तो उस इश्यू पे भी डिसीजन दे सकते हो, लेकिन वो आपके कंफर्मेशन विद दी हाई कोर्ट चलेगा। ये तो है रेफरेंस। रेफरेंस हमेशा उन चीजों पे आता है बच्चे, जब कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन या उसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई भी चीज अभी डिसाइड नहीं हुई है, आपको वो गलत या सही लग रहा है, आपकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आप हाई कोर्ट से ओपिनियन मांगोगे, तो वो रेफरेंस है। रिव्यू का मतलब, इसको मैं स्प्लिट कर रही हूं दो पार्ट्स में। रिव्यू, दोबारा से अपने ही डिसीजन को व्यू करना, इज नोन एज रिव्यू। ये सीआरपीसी में नहीं होता, सीपीसी में होता है। तो जब भी हम रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू का मतलब हम सेम कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि जी अपने इस डिसीजन को आप दोबारा से चेक कर लीजिए। रिवीजन ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स पे लगता है, तीनों ज्यूरिसडिक्शनल एरर पे। कौन से? मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन थी, मैंने एक्सरसाइज नहीं की। कोर्ट हूं ना मैं, मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन थी, मैंने एक्सरसाइज ही नहीं की। मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, मैंने एक्सरसाइज कर दी। मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन थी, मैंने गलत तरीके से एक्सरसाइज कर दी। इन तीन ग्राउंड्स पे रिवीजन लगती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की ये जो रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये सुपरवाइजरी विजिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहलाती है। तो ये आपकी रिवीजन 115 में लगेगी, ओनली इन दीज। एक चीज और अच्छे से समझ लेना अभी के लिए, मे बी रेलेवेंट एट योर लेटर स्टेज, रिवीजन कभी भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पे नहीं लगती, कभी नहीं लगती। और जहां अपील है वहां रिवीजन नहीं है। अगर अपील है तो रिवीजन लग ही नहीं सकती, और जहां रिवीजन है वहां अपील नहीं होगी, क्योंकि दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिलीफ हैं। तो एक है तो दूसरी विथस्टैंड नहीं कर सकती। अब आ जाओ सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी में बच्चे जो जो मेन चीजें हैं वो हैं आपकी रिसीवर, टेम्पररी इंजंक्शंस, गवर्नमेंट केसेस, इंटरप्लीडर सूट, इंडिजेंट पर्सन के सूट्स। ठीक है, अब इन चारों में वो क्या कहते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्पररी इंजंक्शन की, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में वो कहते हैं कि जब भी एक डिफेंडेंट डिफ्रॉड करना चाहता है अपने क्रेडिटर्स को, या कहीं ना कहीं पे वो ये फ्रॉड प्ले करना चाहता है क्रेडिटर्स के साथ, वो अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर देगा सो दैट उसके क्रेडिटर्स को कुछ ना मिले, तो क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं? वो कह सकते हैं जी इसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लो, हम टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर दे रहे। या ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द सूट हमेशा टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर लगता है। टेम्पररी इंजंक्शन का जब ऑर्डर एप्लीकेशन लगेगी वो पेडेंसी ऑफ द सूट में लगेगी कि आप इसको पर्टिकुलर काम करने से रोक दो, कि ये काम ना करे। इसके ऊपर 3 ग्राउंड्स हैं, जो बेसिक ग्राउंड्स हैं, जो आपको लिखने होते हैं। पहला, अगर कोर्ट को टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करना है तो सबसे पहले कोर्ट देखेगा कि क्या प्राइमा फेसाई केस है, पहला। दूसरा, क्या प्लॉजिबल रीजन है इसका, कि क्या भाई प्लॉजिबल है, आपको लगता है कि ये वाकई में जेन्युइनली मांग रहा है। तीसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस? कि हम दोनों पार्टीज को एग्जामिन करेंगे, ये चेक करेंगे कि रिपेयरेबल और इरिपेयरेबल लॉस किस किस को हो रहा है। लॉसेस दोनों पार्टी को ने, एक पार्टी को रिपेयरेबल लॉस है, एक को इरिपेयरेबल लॉस है। जिसको इरिपेयरेबल लॉस है, कोर्ट उसके फेवर में इंजंक्शन ग्रांट करता है। ये एक टेस्ट है इंजंक्शन का जो आपको पढ़ना है। ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें जरूर लिखने। पहला, प्राइमा फेसाई केस। दूसरा,
प्लॉजिबल रीजन, तीसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, अब रिसीवर की बात करते हैं। रिसीवर केसेस में वो क्या कहता है, एक पर्सन अपने प्रॉपर्टी को प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है, वो जजमेंट डेटर है केस के अंदर। अब उसको बहुत लोगों के पैसे देने हैं, डिक्री होल्डर के भी देने। अब वो कहता है जी मेरा तो खुद का बिजनेस लॉसेस में चल रहा है, मैं कहां से पैसे दूंगा। तो कोर्ट क्या करेगा, उससे उस बिजनेस की कस्टडी ले लेगा कि भैया तू नहीं रन करेगा, इसकी जगह कि इंडिपेंडेंट पर्सन, इम्पार्शियल पर्सन रन करेगा। वो रिसीवर कहलाता है, जो कोर्ट अपॉइंट करेगा। रिसीवर जैसे जैसे उस बिजनेस को रन करेगा, वो अपनी रेम्यूनरेशन फीस वगैरह उसमें से निकालेगा। निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो धीरे धीरे तुम्हारा कर्जा चुकाएगा। जब तक तुम्हारा पूरा कर्जा खत्म नहीं हो जाता, रिसीवर वहीं पे एज इट इज रहेगा, उसके बाद वो वहां से चला जाएगा। ये होता है वो पर्सन जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है। इसको हम बोलते हैं कस्टोडियो लेजिस, मींस ये लीगल कस्टडी कोर्ट को दे देते हैं कि भैया आप बिजनेस रन करो, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से अपनी सैलरी निकालो और उसके बाद लोगों को दो। जैसे ही कर्जा खत्म हो जाएगा, आप एज इट इज उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दो। लेकिन रिसीवर की भी कुछ ड्यूटीज हैं, उससे हम सिक्योरिटी भी लेते हैं। हो सकता है रिसीवर भी लीनियंट पर्सन है, वो देख ही नहीं रहा कि बिजनेस अच्छा चले ना चले, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो सैलरी लेनी है, तो उसकी सिक्योरिटी से डिडक्ट कर लेंगे। अगर उसने बिजनेस को और लॉसेस में डुबा दिया तो जो उसकी सिक्योरिटी है फोरफीट कर लेंगे। ये रिसीवर के लिए हम रखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट का मतलब ये है, तुम मेरे से एक प्रॉपर्टी मांगने आए हो, मैं वो प्रॉपर्टी देने को रेडी हूं, लेकिन मेरे पास दो लोग आ गए वो सेम प्रॉपर्टी लेने के लिए। वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरा कहता है मेरी प्रॉपर्टी। मैं कंफ्यूज्ड, मुझे तो प्रॉपर्टी देनी है क्योंकि मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे को अपने लॉफुल चार्जेस चाहिए जो मैंने रिपेयरिंग के लिए हैं। वो लॉफुल चार्जेस किसको देने हैं किसको नहीं, वो डिस्प्यूट है। मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन एक सूट डालूंगी तुम दोनों के बीच में कि भाई आपस में इंटरप्लीड कर लो, लड़ लो, कौन एक्चुअली में रियल ऑनर है। और मैं इंटरप्लीडर सूट डालूंगी, मेंशन करूंगी अपनी प्लेंट में दैट दिस इज एन इंटरप्लीडर सूट। जैसे ही डालूंगी कोर्ट को तो पता चल जाएगा ये इंटरप्लीडर सूट है कि भाई आपस मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपस में वो पार्टीज लड़ रही है। कोर्ट कस्टडी के रूप, वो पैसे के रूप में तुमसे मांगेगा, पैसे दे दो, सिक्योरिटी दे दो। कोर्ट चाहे तो मुझे मेरे पैसे देके रिलीज करके वो प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में ले लेगा। कोर्ट चाहे तो मुझे टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट रिटेन भी करके रख सकता है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब भी कोर्ट ऐसा करेगा कि मुझे रिलीज कर दिया, तो तुम में से एक पार्टी को प्लेंटिफ बना देगा, एक को डिफेंडेंट बना देगा कि लड़ो आपस में, या मेरे साथ तुम्हें एक और रख देगा कि मैं तो हुई हूं, मेरे साथ एक और होगा कि लड़ाई किसकी है, तुम दोनों की आपस में, मेरी तो है ही नहीं, मेरे को तो लॉफुल चार्जेस चाहिए। दिस इज एन इंटरप्लीडर सूट, जिसके लिए सेक्शन 88 ऑर्डर 35 पढ़ना होता है आपको। ठीक है, जब भी कोई सूट डलेगा इंटरप्लीडर के साथ, अगर वो इंटरप्लीडर से ज्यादा ब्रॉड है तो फिर वो डलेगा, इंटरप्लीडर नहीं हो सकता। अगर ब्रॉड नहीं है तो इंटरप्लीडर अलग से डिसाइड होगा। दिस इज एन इंटरप्लीडर सूट। देन सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन कौन है, जो कोर्ट फीस नहीं दे सकता। वो ऐसा गरीब इंसान है जिसको कोर्ट फीस नहीं दी जा रही, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा कि जी मुझे बिना कोर्ट फीस के अलाउ किया जाए कि मैं सूट डाल दूं। जैसे ही ये होगा, वो क्या होगा, कोर्ट उसको अलाउ करेगा, लेकिन उससे पहले कोर्ट सुनेगा किसको, दोनों पार्टीज को। सुनने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कि भाई वाकई में ये इंडिजेंट है भी है कि नहीं, फॉर्मा पॉपरिस है। अगर है तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगा, और जब भी वो सक्सेसफुल होगा, जब भी वो केस जीतेगा, एंड में जाके कोर्ट से उससे कोर्ट फीस रिकवर कर लेगा। इसके बाद आ जाओ, अगला है आपका गवर्नमेंट सूट्स। गवर्नमेंट सूट्स में सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली कभी भी गवर्नमेंट सूट्स नहीं डाल सकते। 80 ठीक है। गवर्नमेंट सूट डायरेक्टली क्यों नहीं डाल सकते, अगर आपको सरकार के अगेंस्ट डालना है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिमम 60 डेज का, 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद आप सूट डाल सकते हैं। वो नोटिस किस लिए बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सके, नेगोशिएशंस पॉसिबल हो सके, ताकि गवर्नमेंट और हम लोग बाहरों बाहर सेटलमेंट कर लें। अगर 2 महीने में भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया तो हम उसको सूट डाल देंगे। सूट के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी जो है ना बच्चे, एग्जीक्यूशन भी कभी नहीं होती, उसमें भी कम से कम हमें रुकना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। वो कहते हैं 3 साल के लिए आप एग्जीक्यूशन भी नहीं करा सकते। एग्जीक्यूशन भी अगर आप कराओगे तो वो
कम से कम इतना टाइम पीरियड रुकोगे, क्यों? ताकि गवर्नमेंट को हम ये ऑप्शन दे सके कि एग्जीक्यूशन भी बारों बार करा लो, कोर्ट के थ्रू ना करो। दिस इज 79 till 82। इसके बाद आपके रिलेटेड टू न्यूसेंस और चैरिटीज में सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है कि अगर सूट न्यूसेंस के रिगार्डिंग है, एडवोकेट जनरल या कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है या जिसका सेम इंटरेस्ट है वो भी डाल सकता है। पब्लिक ट्रस्ट चैरिटीज के रिगार्डिंग भी वो पर्सन डाल सकता है। ये आपका 91 से 92 की बात कर रहा है। ठीक है, आई थिंक विद रिगार्ड टू दिस आपकी मैंने मेन चीजें सारी करा दी हैं बच्चे। कमीशंस इतनी नहीं पूछी जाती। कमीशंस में आपने ये देखना है कि कमीशन जो है कोर्ट ही होता है, लेकिन वो बाहर जाते हैं एविडेंस टेंडर करने के लिए। अब मुझे बताओ कुछ ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हो जो आपकी रह गई है, या एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू वांट द रिवीजन लाइक दिस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मैम एंड उनको बता सकते हो। हाँ जी, आप बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या कुछ? It was all about the rapid revision, and I would say the rappiest revision for the same, because इसकी speed बहुत थी। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बताया गया था that you are able to attempt the question semester wise. Students, मैम से एक बार बात कर लेते हैं। इनका पेपर ना हो गया हो वो देखना पड़ेगा। एविडेंस अभी रहता है। I hope this lecture would help you in some way or the other. ठीक है जी। Do you have any queries? No queries? Sure? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल होगी बच्चे। ठीक है, then if you do not have any queries, I am ending the session.